सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं स्वप्निल पाटनी पुणे से आपके लिए आ रहा हूं इसका को लेकर। कैसा महसूस कर रहे हो आप? ठीक है। सो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इसका सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट फ्रॉम द सेकंड ग्रुप। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस, राइट? है ना? एंड इवन दिस सब्जेक्ट हैज गॉट द वेटेज ऑफ 100 मार्क्स। ये भी मालूम है और ये भी पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हो तो सेकंड ग्रुप आप पास नहीं हो सकते। Obviously, I mean obviously, right? Come, ठीक है। अब देखना, हम लोग आज सब कुछ समझेंगे ये सब्जेक्ट क्यों है, क्या है। वैसे इसका की क्लास चालू होने से पहले कैन आई नो द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस सब्जेक्ट? बेटा आप कोशिश करिए जरा, क्या है? नहीं बेटा, बहुत आगे जाओगे आप। बेटा आपको इसका लॉन्ग फॉर्म मालूम है? कोई देखना, अभी कोई बुक देखेगा नहीं, इधर देखो, मेरी आंखों में देखो। व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ इसका? चीचो रोज तुम सीए फाइनल का एक सब्जेक्ट है जिसका यू डोंट इवन नो द लॉन्ग फॉर्म। बेटा एक तू ही है जो बहुत ऊपर जाएगा। क्या बोला आपने? इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, एक बार लिख के देखते हैं, फिर याद होएगा। मतलब शुरुआत तो यहां से सब्जेक्ट के नाम से ही है ना बेटा? इंफॉर्मेशन सिस्टम, सी फॉर कंट्रोल, एंड फिर एंड ऑडिट है। और वैसे देखा गया तो कितने शब्द नजर आते हैं? शब्द शब्द चार। एंड बेटा एंड को शब्द नहीं बोलते, चार ही है ना। पांच कैसे होंगे? हाउली है क्या? 1 2 3 4, पांच कैसे होंगे? एंड देयर आर ओनली 4, राइट? एंड थोड़ी ना शब्द होता, तो ये चार ही तो है ना बेटा, ऐसे थोड़ी ना करते अच्छे बच्चों। आप देखो, तो वैसे चार देखने के लिए चार नजर आते हैं, पर मेरी नजर में सिर्फ तीन ही है, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक अलग चीज है, कंट्रोल अलग है और ऑडिट अलग है। तो इन शॉर्ट मतलब वहां पे तीन ही है ना? तो अब जानते हैं ऐसा नाम क्यों है। ऐसा नाम इसीलिए है क्योंकि ऐसा नाम होना जरूरी है, क्योंकि इसके सारे चैप्टर्स जो है वो इसी नाम से संबंधित है। कितने चैप्टर्स होते हैं इसका में बगैर इंडेक्स देखे? 7 बेटा, बहुत आगे बेटा। 7 अजूबे थोड़ी ना। बोलिए कितने? 8 7 6, 3 ऑप्शन आ गया। 6 7 8 8 11 बेटा, 11 ऑप्शन थोड़ी ना दिया था। हाँ 8 बोलो, 8 है। अच्छा, अब ये जितने भी 8 चैप्टर्स है ना, वो कुछ चैप्टर्स जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मतलब इस नाम से। ओके, कुछ चैप्टर्स जो है वो कंट्रोल के बैकग्राउंड से है और कुछ चैप्टर्स जो है वो ऑडिट के बैकग्राउंड से, इसीलिए नाम ऐसा दिया हुआ। वापस से, देयर आर 8 चैप्टर्स। Some chapters are from the category of information systems, some of them are from control, and some chapters are from the category of audit. तो इसलिए इसका नाम इसका दिया हुआ है। लोग प्यार से इसको इसका कहते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा नाम क्यों है, पहले नाम के अंदर जाते हैं। सबसे पहले इसका की क्लास लगाने से पहले हमें इस बात का डाउट होता है, आखिर क्यों? मतलब हाँ बेटा देखो, बहुत बड़ा डाउट है। यहां पे बैठे हुए हर इंसान को यही लगता है कि आखिर इसका का सब्जेक्ट क्या सच में जरूरी है? क्या इसका अस्तित्व हमारे जिंदगी में क्या जरूरी है? मतलब सबसे पहली बात तो इसके अस्तित्व पर ही चैलेंज है। मतलब आखिर क्यों? मतलब जैसे अगर मैं सीए में अकाउंट्स पढ़ रहा हूं तो इट्स गुड, आई हैव टू अंडरस्टैंड अकाउंट्स। इफ आई एम लर्निंग टैक्स ऑडिट तो लगता है नहीं, कुछ तो ऐसा पढ़ रहे जो सीए से कहीं ना कहीं कंसर्न है, रिलेटेड है, तो पढ़ते समय दर्द नहीं होता। पर इसका को पढ़ते समय एक दर्द क्लास को आते समय भी होता है। क्या इसका के लिए क्लास इज दैट रिक्वायर्ड? और सबसे पहले तो ये कि आखिर क्यों, वाई। देखो दो चीजें होती है दुनिया में, एक वाई और एक व्हाट। आने वाले 25 से 30 दिन हम लोग व्हाट समझेंगे, पर आज ये समझना जरूरी है वाई क्यों। अरे भाई इसके अस्तित्व पर ही चैलेंज है, क्यों। अब पहले इस सब्जेक्ट का मैं नाम समझाता हूं, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आखिर इस सब्जेक्ट को आपके जिंदगी में क्यों लाया गया होगा, फिर देखते हैं आप उसका जवाब दे सकते हो। टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम? देखो नाम मिलेगा, बहुत सिंपल, इंफॉर्मेशन सिस्टम। शब्दों को तोड़ेंगे, इंफॉर्मेशन देने वाला सिस्टम, मतलब इंग्लिश में बात करेंगे, एनी सिस्टम विच प्रोवाइड्स वैल्यूएबल, थोड़ा सा और इज्जत में बोलेंगे, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजन इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिस्टम। वापस से बोलता हूं हिंदी में, कोई भी ऐसा सिस्टम हो, सिस्टम का अर्थ होता है कोई हार्डवेयर कोई सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐसा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो मैनेजर को लगने वाली सारी उपयोगी
उपयुक्त जानकारी दे, उसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि मैनेजर क्या ले सके, डिसीजन ले सके, है ना। मतलब दुनिया का कोई भी तमाम वो सॉफ्टवेयर जो मैनेजर को इंफॉर्मेशन दे रहा हो ताकि मैनेजर डिसीजन ले सके, ताकि मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है वो देख सके, मॉनिटरिंग कर सके, कहां पे क्या चल रहा है वो समझ सके। फॉर एग्जांपल, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा ओनर हूं, मेरे पास में हजारों ब्रांचेस है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से ब्रांच में क्या चल रहा है। तो मैं क्या सबसे ये फोन करके नहीं पूछ सकता भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना स्टॉक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट फिजिबल practically. If I'm owning what the thousands of branches, I should have some system which generates such information to me whenever I want, wherever I want, so that I can take decisions. That system is called as what? Information system. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब सपोज आई एम द ओनर ऑफ बिग बाजार और मेरे 500 स्टोर्स पूरे भारत में है, तो कोई तो ऐसी एक सॉफ्टवेयर, कोई तो ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जो मुझे हर समय ये जानकारी दे कि मेरे कौन सी ब्रांच में कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या चल रहा है, ताकि मैं अंधेरे में ना रहूं। सी आई एम ओनिंग द ऑर्गेनाइजेशन जिसके नेटवर्थ मान लो हजारों करोड़ की है, तो मैं ऐसे कैसे ब्लाइंड होकर डिसीजन ले सकता हूं? मेरे पास कुछ बेसिस चाहिए। सपोज आई वांट टू मेक द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, आई हैव टू हैव व्हाट द इनकम स्टेटमेंट, so that I can understand कि मैंने कमाया कितना तो भरू कितना। Suppose I want to make the payment of service tax, तो I should know कि कितना सर्विस टैक्स वाला इनकम मेरे पास में, so that I can make the payment of service tax. Are you getting my point? तो इसीलिए कोई तो ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो मुझे लगने वाली सारी जानकारी ला कर दे, ताकि मैं क्या ले सकूं, ये तो सिर्फ एक दो एग्जाम्पल दिया, सर्विस टैक्स से, इनकम टैक्स से। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लोन लेना है बैंक से, मुझे लोन लेना है बैंक से, पहली बात तो लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो कितने रुपए मेरे पास कम है, हाउ मच लोन आई शुड बोरो फ्रॉम द बैंक, आई हैव टू डिसाइड 100 करोड़ 500 करोड़, ऑन व्हाट बेसिस आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे पास में पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्सेज की जानकारी चाहिए, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, परचेज, जितने भी इन्वेंट्री सारे डिपार्टमेंट है, किसको किसको कितना कितना पैसा चाहिए, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मच फंड्स आई नीड। Are you getting this point? तो फिर उसके बाद में आई कैन टेक डिसीजन। तो मेरे पास क्या चाहिए, ऐसी सारी जानकारी चाहिए। तो कौन लाके देगा मुझे जानकारी? कोई तो एक सॉफ्टवेयर लाके देगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम आज से हम लोग क्या रखेंगे, बोलो ना। चलो, आपकी नजर में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको लगता है इंफॉर्मेशन सिस्टम है? कुछ भी बोलिए, टेल मी एनी एग्जांपल वेयर यू थिंक नहीं ये सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन देता है। टैली की बात कर रहे हो, क्या आपको लगता है टैली आपको इंफॉर्मेशन देता है, हाँ या ना? मैं यहां पे नाम लिखता हूं, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए एग्जांपल है टैली। क्या आपको लगता है टैली इज प्रोवाइडिंग यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सो दैट यू कैन टेक डिसीजंस? यस। टेल मी सम ऑफ द रिपोर्ट्स व्हिच टैली जनरेट्स। सर टैली तो बहुत जनरेट, ऐसे क्या बात करो सर, टैली तो बहुत कुछ जनरेट करता है। टैली देता है आपको, बोलो क्या? बैलेंस शीट देता है, ओके, और क्या देता है? टैली आपको P&L अकाउंट देता है, टैली आपको ट्रायल बैलेंस देता है। क्या हम लोग रेशो एनालिसिस बोल सकते हैं? क्या कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, एवरीथिंग। ये आजकल तो बहुत टैक्स वाले रिपोर्ट भी आते हैं। तो ये सारे रिपोर्ट्स जो है, क्या हम लोग इसके बुनियाद पर कुछ डिसीजंस ले सकते हैं? मतलब कोई फाइनेंस मैनेजर कोई इंसान है, क्या वो बहुत सारे डिसीजंस इन रिपोर्ट्स के बुनियाद पर ले सकता है? जैसे एग्जांपल, टेल मी एनी 2-3 डिसीजंस व्हिच फाइनेंस मैनेजर कैन टेक ऑन द बेसिस ऑफ दिस। कोई भी 2-3 टेल मी। एक फाइनेंस मैनेजर को अगर टैली दे दे तो वो कौन से डिसीजंस ले पाएगा? इन्वेस्टमेंट, कि उसको ये समझेगा कि मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करना है, बिकॉज मेरे पास फंडिंग कितना है। हाँ जी, और कुछ बोलेंगे जी? रिसोर्सेस कितने कितने कहां पे कितने रिक्वायर्ड है, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्स की बात करें। और बताएंगे, क्या वो डिविडेंड के बारे में डिसाइड कर पाएगा? क्या वो, आपको लगता नहीं, लोन के बारे में डिसाइड कर पाएगा? क्या आपको लगता नहीं वो टैक्स के बारे में? तो मतलब क्या बोलना है मुझे अब? मुझे बोलना क्या है कि एक फाइनेंस मैनेजर को इस जगह से इतनी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई ताकि वो डिसीजन ले सके। इसीलिए अब टैली इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी तक मैंने पढ़ाना चालू नहीं किया, मैं सिर्फ इस सिलेबस का, इस सब्जेक्ट के नाम के ऊपर चर्चा कर रहा हूं ताकि आप कोई समझे, अच्छा ये सिलेबस में इस टाइप का कुछ पढ़ना है। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम इस कैटेगरी से आपके सिलेबस में 3 चैप्टर है, वो इस टाइप के बारे में बात करेंगे, टैली है। और बता, टेल मी एनी अदर सॉफ्टवेयर विच इज लाइक टैली। SAP की बात कर रहे हैं, मतलब आप ERP की बात कर रहे हो। कैन आई नो द डिफरेंस बिटवीन ERP एंड SAP? ओ ERP का लॉन्ग फॉर्म याद करो, बीते लम्हे हमने IPCC में ऐसा कुछ पढ़ा था। डू यू नो द लॉन्ग फॉर्म दिस? एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। अच्छा, और SAP क्या होता है? सर SAP है और ERP है, आई मीन द सेम।
डिफरेंट। एसएपी इज द टाइप ऑफ ईआरपी। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ईआरपी और एसएपी, ईआरपी इज अ कॉन्सेप्ट एंड एसएपी इज द कंपनी विच मेक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ईआरपी। ईआरपी का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, उन हर चीज की मैं जानकारी आपको लाके दूंगा। ऐसा कौन कह रहा है? ईआरपी कॉन्सेप्ट कह रहा है, कॉन्सेप्ट। और ईआरपी इस कॉन्सेप्ट को बनाने वाली तमाम हजारों कंपनियों में से एसएपी इकलौती एक कंपनी जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए लोग बाकी सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते, वो एसएपी के बारे में जानते हैं। वैसे बान नाम का सॉफ्टवेयर भी है, मैपिक्स एक से है, ओरेकल है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर और भी इस दुनिया में है, पर मार्केट शेयर एसएपी का ज्यादा होने के कारण आप जैसी जनता एसएपी के बारे में ज्यादा जानती है। पर अफसोस की बात यही है कि ईआरपी के बारे में और एसएपी के बारे में आपको कंफ्यूजन है। आज के बाद में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एसएपी इज ए कंपनी, जैसे टूथपेस्ट और कोलगेट जितना फर्क है उतना ही फर्क ईआरपी। समझ में आ रहा है? मतलब ईआरपी इज अ कॉन्सेप्ट, जैसे टूथपेस्ट इज टूथपेस्ट, और क्या बोलते हैं आपका वो कोलगेट है, क्लोजअप है, वो बाबा का कौन सा है? वो पतंजलि का दंत क्रांति। नहीं, दंत क्रांति नहीं है वो, क्या है सर? केश क्रांति है। दंत क्या है? कुछ तो है, आई एम सॉरी, दंत में क्रांति कैसे हो सकती है? दंत है कुछ तो, आई डोंट नो। तो ये सारे ब्रांड्स है। तो ईआरपी इज अ कॉन्सेप्ट और एसएपी इज द ब्रांड। ओके, वो एक कंपनी है जिसके बारे में, जैसे बिग बाजार में जाओगे, एट होम में जाओगे, शॉपर स्टॉप में जाओगे, यू विल फाइंड दे आर यूजिंग व्हाट एसएपी। ऑलमोस्ट फिनिक्स मॉल और एमएनआर मॉल के मैक्सिमम जितने स्टोर्स है, दे आर यूजिंग व्हाट एसएपी, बिकॉज ये हाईली प्रूव्ड है। और जितने भी लोग बहुत बड़े होते हैं जिनकी ब्रांचेस इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में होती है, इतने सारे बिजनेस को समझना जरूरी बहुत है। इसलिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? वो एसएपी, जो बहुत भरोसेमंद है। एक सवाल पूछूंगा आपके लिए, देखते कितने लोग जवाब देंगे। What is the difference between SAP and Tally? दोनों भी तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है, दोनों भी तो इंफॉर्मेशन ही देती है। फिर ऑर्गेनाइजेशन आजकल क्यों टैली को छोड़कर SAP का इस्तेमाल कर रही है? जवाब देंगे। डेटा, many transaction cannot be stored in Tally but it is possible in SAP. Okay, fine. वेरियस ब्रांचेस कैन ऑल्सो ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन एसएपी, मतलब ईआरपी में, पर जो टैली में इतना मुमकिन नहीं है। चलो कुछ डिफरेंसेस हमें प्राप्त हो रहे हैं और कुछ जानकारी। व्हाट इज द मेन डिफरेंस? दोनों के बीच में आखिर वो कौन सा मुद्दा है जो सबसे अनोखा है? बिल्कुल, ये पॉइंट भी हम लोग जानकर लेंगे। ईआरपी कैन बी कस्टमाइज, ईआरपी दुनिया वालों के हिसाब से बदलता है, टैली स्टैंडर्डाइज है। अच्छा, और कुछ बोलेंगे आप? एक डिफरेंस जान के लीजिए। Tally is a software of only finance department, whereas ERP is a software of finance, marketing, HR, production, inventory, R&D, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर किसी डिपार्टमेंट की जानकारी होती कहां है? अरे बोलो, SAP और ERP में। Are you getting my point? सी देखो, Tally एक बेबी है उसका। Tally just focus only on what finance matter। आप सोचो Tally से आपको कितनी खुशी मिलती है, तो सोचो SAP से कितनी खुशी मिलती होगी। SAP is the what? The software which is comprehensive, the software for the whole organization, सबका मालिक एक। जब when you have SAP, you do not need any other software in the industry, in the organization, because उसके पास में हर डिपार्टमेंट की जानकारी है। इसलिए लोग टैली से शिफ्ट होकर आजकल ERP और SAP को पसंद करते हैं। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पे आप ऑडिट करने, कोई लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने गए होंगे, तो कभी भी टैली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दे मूव ऑन किसके ऊपर? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा, हमने एक सवाल मैं पूछूंगा, मैं तो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा रहा हूं, देन व्हाई डिड आई टॉक सो मच अबाउट टैली एंड एसएपी? क्या वो सच में दोनों भी एग्जाम्पल है? किसके एग्जाम्पल है? मतलब ये समझ गया फर्स्ट एरिया। तो इस एरिया से कौन से चैप्टर्स है? चैप्टर्स कौन से है? चैप्टर नंबर, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंफॉर्मेशन सिस्टम इस एरिया से चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है, 2 और एक है चैप्टर नंबर 5। अब 2 और 5 दोनों का फर्क क्या है? 2 में समझा है कि टैली, वो एमआईएस, टीपीएस, डीएसएस, वो सब क्या होता है, वो डिटेल में आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे। और यहां पे समझा है कि वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे किया जाता है। मतलब जितनी भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, कौन सी, जैसे पूना में आपने हिंजेवड़ी गए होंगे, या फिर आप मगरपट्टा गए होंगे, या फिर खराड़ी वाले एरिया में भी गए होंगे। यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ आईटी कंपनीज, राइट, लोकेटेड। आपको आज समझना पड़ेगा इस चैप्टर में कि आखिर वहां पे कंपनीज करती क्या है। इन शॉर्ट ये कि सॉफ्टवेयर जब डेवलप होता है, मतलब अंदर
होता क्या है, सॉफ्टवेयर जब बनता है तो कौन से स्टेजेस को फॉलो किया जाता है? जैसे कि पहले रिक्वायरमेंट होता है, डिजाइन होता है, देन डेवलपमेंट होता है, देन टेस्टिंग होता है, देन इंप्लीमेंटेशन होता है। ये सारी चीजें हम लोग को चैप्टर नंबर 5 में, अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, मैंने अभी तक पढ़ाना चालू नहीं किया है। मैं क्यों दे रहा हूं ओवरव्यू? बिकॉज अगर मैं ओवरव्यू नहीं देता हूं, डायरेक्टली सपोज आई स्टार्ट, तो बच्चे को यही समझता नहीं आखिरी दिन तक, आखिर हम लोग सारी चीजें सस्पेंस में रह जाती है कि आखिर हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, आखिर इसका मैं चलता क्या है। आज आपका मैं माइंड ब्रेन सब खोल दूंगा, अच्छा भाई इतना मिला के इसका है, ताकि आपके दिमाग उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा, अच्छा ये इस टाइप का पढ़ना है। जैसे व्हेन यू लर्न अकाउंट्स, व्हेन यू लर्न कॉस्टिंग, यू हैव सम बैकग्राउंड में कुछ आइडिया, बिकॉज अकाउंट्स वाज देयर इन आईपीसीसी आल्सो, कॉस्टिंग वाज देयर इन आईपीसी, तो आपके दिमाग में पहले चलता अच्छा ये सब आने वाला है। अपने को आईटी था, आईटी वी हैड इन आईपीसी आल्सो, आप बोलेंगे आईटी का ही भाई है, देखो वो आईटी वाज हाईली टेक्निकल, मतलब इसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं था, उसमें ऑडिट इन्वॉल्व नहीं था। ये मैनेजमेंट और ऑडिट का इन्वॉल्व क्या सब्जेक्ट है। इट इज नॉट ओनली अबाउट कंप्यूटर्स, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मैनेजमेंट, कंट्रोल्स एंड ऑडिट। मतलब ये ऑडिट के पॉइंट, एक ऑडिटर ने सीए बनने के बाद में उसका क्या फायदा होता है इस सब्जेक्ट को पढ़ के, वो सब आपको समझेगा। दिस इज फ्रॉम द ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे हमने पढ़ा हार्ड डिस्क क्या होता है, रैम क्या होता है, कैशे मेमोरी, याद है कुछ ऐसा? कुछ तो याद करो, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने तो वो आईपीसीसी में। आप जब बचपन में आईपीसीसी में थे अच्छा एक सवाल है, आप सभी ने ये इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ाएंगे, आपको कंट्रोल पढ़ाएंगे। टेल मी कंट्रोल मतलब क्या? जब चीजें हद से बाहर जाने लगती हैं, जब चीजें कुछ गलत होने की संभावनाएं होती हैं, कोई बच्चा जब बिगड़ता है तो माँ बाप वो लोग कहते हैं बच्चों को कंट्रोल करो। कंट्रोल करो मतलब क्या करो? कुछ रूल्स लगाओ। अच्छा और बोलिए। अब बेटा ऐसा कुछ यहां पे आप ऐसे ऐसे मत बैठो जैसे बैठो, आराम से रिलैक्स बैठो, चिल आउट करो और मस्त आप गेट इन्वॉल्व इन डिस्कशन। आपको ये देखो, इसका सब्जेक्ट थियरी है, थियरी, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इतना बोर होगा मां कसम। आप जिस ढंग से बैठे हो ना, तो बेटा अभी शुरुआत में तो भी अच्छा लग रहा है, बाद में लेट जाओगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी क्लास बोरिंग नहीं है, स्कोरिंग है। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी व्हाट इन्वॉल्व ऑलवेज। आपको बोलना है, ये कोई सत्संग थोड़ी ना है बाबा की जय हो, ऐसा थोड़ी ना है बाबा जो बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। अब यू हैव टू बी इन्वॉल्व, आपको हमेशा बोलना है, बोलते रहोगे तो आपको मजा आएगा। बताओ बच्चों, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल मतलब संभालना। क्या आपको लगता है इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब टैली और ईआरपी जैसे सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ गलत हो सकता है? मतलब दुनिया में अगर थ्रेट्स ही ना होते तो कंट्रोल ही ना होता, दुनिया में अगर चोर ही ना होते तो घर पे ताले भी ना होते, और दुनिया में वायरस अगर नहीं होता तो एंटीवायरस भी नहीं होता। वो सही बोला मैंने, थैंक यू यार, आजकल अच्छा बोल रहा हूं यार। ओके फाइन गाइस, मतलब ये समझना होगा, व्हेन यू यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम यू आर गोइंग टू सफर फ्रॉम व्हाट लॉट ऑफ थ्रेट्स। मतलब देयर, अच्छा एक जान सकता हो, टेल मी सम ऑफ द थ्रेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या सचमुच टैली जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर, या ईआरपी जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर, या फिर पूरे कंप्यूटर जाति पर? आप बताओ क्या थ्रेट्स, व्हाट थ्रेट्स हैव यू एवर फाउंड व्हेन यू आर यूजिंग कंप्यूटर? आपने अपने ऑफिसेज में, अपने बॉस के ऑफिस में आपने कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया है? अरे किया नहीं किया? जितने लोग डमी वो चुप बैठे मैं जानता हूं, बाकी सब लोग ने तो इसका इस्तेमाल पूरी तरह से किया होगा। टेल मी, आपने आज तक जिंदगी में क्या थ्रेड्स देखे? मतलब ऐसा हो जाता है यार, हैकिंग कर लेते बेटा, ध्यान से देखिए, इस चिंटू को इनके साथ में हैकिंग हुआ था जी। और कुछ कोई बोलना चाहेगा? कभी किसी के साथ में हुआ था डेटा लॉस, आपका अचानक से हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क का डेटा, कोई हार्ड डिस्क क्रैश, कोई है यहां पे चश्मदीद गवाह? आप बेटा क्या बात है, क्या हुआ था आपके साथ में उस समय? पूरा डेटा, हाँ जी जी, फार्मा कंपनी का ऑडिट किया और उसके तुरंत बाद हार्ड डिस्क के अंदर ट्रांसफर किया और हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, तब आपने कैसा महसूस किया? सर दुनिया में दो चीजें हैं जो पैसों से खरीद नहीं सकते, एक मां का प्यार और दूसरा डेटा। सच्ची में, वंस इट इज लॉस्ट, एक गया मतलब गया, मतलब दिल में ऐसा नहीं कुछ होता है, बट यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज इट इज गॉन। आपने कभी डिलीट करके देखो, फिर अपन बात करेंगे। उसका दर्द शब्दों में अच्छा अच्छा, अभी तक मेरा था जो, इट इज अ डेंजरस राइट, डेटा लॉस का शिकार मैं बोलता हूं यहां का बेटा हर इंसान, मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी में एक बार तो होता ही है, मतलब कभी ना कभी हो जाता है, कभी गलती से हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अच्छा हम लोग यहां पे डेटा लॉस लिखते हैं, और टेल मी सम ऑफ दी थ्रेट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या हम लोग वायरस को लिख सकते हैं यहां पे?
और बताइए। अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अपना कंप्यूटर कोई और एक्सेस कर सकता है, अपना फेसबुक, अपना जीमेल कोई और इंसान भी एक्सेस कर सकता है। हाँ जी। और कभी आपने वर्म्स का नाम सुना है? वर्म्स, हैव यू हर्ड अबाउट वर्म्स? क्या होता है वर्म्स? वर्म्स, इट कॉपीज इटसेल्फ। वर्म्स एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव कोड है, दुनिया को लगता है हर डिस्ट्रक्टिव कोड वायरस होता है, पर वायरस एक टाइप है, वर्म्स दूसरा टाइप है। वर्म्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को कॉपी करते हैं। अगर मैं आपके कंप्यूटर में एक वर्म डालता हूं, इट कॉपीज इटसेल्फ, इट विल इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब एक होगा, फिर 1 से 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से वो इतने बढ़ेंगे। एक दिन में आपके कंप्यूटर में डेटा कम, वर्म्स ज्यादा। और वो तभी बंद होता है जब आपका कंप्यूटर बंद होता है। वेरी डेंजरस। आपने कभी आई लव यू वर्म के नाम के बारे में सुना था? क्या सर ऐसा इसमें भी रोमांस? हाँ, मतलब इधर भी प्यार होता है। हाँ बेटा, नाम ही देखो, नाम ही आई लव यू वर्म है। ऐसा सच में था। हाँ, आप चाहे तो उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, आई लव यू वर्म के नाम से। ये बग हुआ करता था। मतलब एक फिलीपींस का इंसान है, उम्र से 22 साल है। इस इंसान ने मस्ती मस्ती में, शौक में ऐसे ही वर्म्स का क्रिएशन कर दिया और वर्म को बनाकर दुनिया के अंदर छोड़ दिया। उसके बाद में इस वर्म में ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए थे वो अपने आप को कॉपी करे। और अब सुनना, मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में अगर वो आता है, कैसे आएगा? ईमेल के द्वारा आएगा और लिखा रहेगा आई लव यू। आप मुझे बताइए, एक आम आदमी, और अगर आप भी आम होगे तो मेरा साथ दोगे, आम आदमी कोई आई लव यू लिखा है और लव लेटर उसको अटैच किया हुआ है, विल यू नॉट रीड इट? आप क्या संत हो गया, महात्मा हो? नहीं सर, मैं तो देखता नहीं। अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी इच्छा हो ना, एटलीस्ट वंस यू विल क्लिक एंड यू विल ओपन विद देखने के लिए कौन है आज तक जो किसने बोला नहीं, आज किसके दिल में इतनी तमन्ना जगोटी मुझे लव यू? क्यों भाई? अच्छा, देन व्हाट हैपेंस इज, यू नो, व्हेन इट कम्स यू क्लिक ऑन इट। ऑब्वियसली आप रीड करो तो क्लिक तो करना पड़ रहा है। व्हेन यू क्लिक इट, तो उसके बाद में होता क्या है, वो आपके कॉन्टैक्ट के अंदर जितने भी ईमेल आईडीज होंगे वो सबको सेंड हो जाता है। क्या बात करें, मतलब मेरे अंदर 200 कॉन्टैक्ट होंगे तो सबको 200 को ईमेल कर आई लव यू। अब सोचिए, वो 200 वाले भी तो आम आदमी होंगे, तो वो भी क्लिक करेंगे, फिर उनके दोस्तों को जाएंगे। अब ऐसा ऐसा करते करते मायाजाल जो है वो पूरे विश्व में हर जगह पे वो फैल चुका था। और उसके बाद में इसका डेंजर ये था कि अगर वो वर्म आपके कंप्यूटर में आता है तो आपके कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स आपने सवेरे से बना के रखी है, वो कोई भी फाइल को आप सेव नहीं कर सकते हो। सोचो, ऐसा वर्म अगर किसी बैंक में और एनएससी बीएससी में जाता है, दिन भर के कोई भी काम को सेव ना करने दे, आपको पता नहीं सिर्फ तबाही होगी। ऑब्वियसली अगर पूरे दिन भर में हजारों ट्रांजैक्शन किए जरूरी है, पर शाम को सेव ही नहीं होंगे, बिकॉज वर्म आ चुका है। तो सोचो, इट वॉज सो डेंजरस। तो इस तरह के थ्रेट्स होते हैं। आपने कभी उसका नाम सुना है, ट्रोजन हॉर्स? बोलो ना, ट्रोजन क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको अभी क्या डिस्कस कर रहा हूं, इस सब्जेक्ट के नाम के ऊपर हम लोग काफी गहराई में चर्चा कर रहे हैं इस वक्त। इंफॉर्मेशन सिस्टम को बताने के बाद में मैं आपको कंट्रोल समझा रहा हूं, पर कंट्रोल मैं तभी समझा पाऊंगा जब मैं आपको थ्रेट समझाऊंगा। अगर मैं आपको थ्रेट से नहीं बताऊंगा तो आप बोलेंगे फिर कंट्रोल ऐसा क्या होता है जो कंट्रोल करना है? भाई, घर पे चोर जब तक नहीं आते तो फिर ताले की वैल्यू कैसे समझेगी? एंड इफ यू डू नॉट नो अबाउट वायरस, देन व्हाई यू विल इंप्लीमेंट antivirus? So we are right now discussing about what all those threats which can occur in the what computer system. आपको जवाब देना है, have you ever heard about Trojan horse? सर सुना तो है। जब हम लोग एंटीवायरस स्कैन करते हैं ना सर, तो उसमें ऐसा लिखता है 3 ट्रोजन हॉर्स फाउंड, 5 फाउंड, 25 वायरस फाउंड। एंटीवायरस सिर्फ वायरस को डिटेक्ट करती है या निकाल भी देती है? निकाल भी देती है। वाह! आपने कभी ट्रोजन हॉर्स के बारे में जानने की कोशिश की? नहीं। मैं आपको समझाता हूं, आज के बाद में एक गलती ना करें मित्रों। ट्रोजन हॉर्स नाम का एक वायरस जैसा कुछ है। इट इज अ डिस्ट्रक्टिव कोड के, इट कम्स अलोंग विद ईमेल्स। और होता क्या है, आप कभी कभी क्या करते हो, आपको ऐसा यू हैव वन दिस लॉटरी और यू वन दिस इज एन एप्लीकेशन फॉर यू, आप ये गेम को जीतते हो, ऐसा कुछ आता है। When you click it, you're going to download it. आपको कोई गेम फ्री में मिलता है, ऑब्वियसली कोई बच्चा हो तो क्लिक करेगा, डाउनलोड होगा। वो क्या होता है, उसको हम लोग जब क्लिक करते हैं, इसको बोलते हैं व्हाट डू कॉल इट, इसको स्पैम बोलते हैं। स्पैम मतलब जिसका कोई वास्ता नहीं हमसे, ऐसा कोई ईमेल। और उस ईमेल में कुछ खास जानकारी होती है, गेम होता है, तो आपको लगता है चलो लेट्स डाउनलोड इट। पर डाउनलोड होने के बाद में क्या होता है, ऐसा कुछ आता है देखो नीचे, और ऐसा गोल गोल घूमता है नीचे लेफ्ट साइड में, तो आपको इट इज गेटिंग डाउनलोडेड। वो डाउनलोड जब होता है, वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड होता है और उसके अंदर के ट्रोजन हॉर्स भी डाउनलोड होते हैं। वो क्या करते हैं मालूम? आपके कंप्यूटर में छुप कर बैठ जाते हैं और सब क्या करते हैं,
अंदर जब बैठते हैं ना, आपने जो जो भी लिखा है वो पूरा तो क्या करते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, ना कि सिर्फ कैप्चर करते हैं, वो कैप्चर करने के बाद में सपोज यू आर राइटिंग द पासवर्ड ऑफ फेसबुक, यू आर राइटिंग द पासवर्ड ऑफ जीमेल, फॉर एग्जाम्पल बैंक, आप पासवर्ड लिखते, वो अंदर से बैठ के आपको लगता है ओनली आई कैन सी द डेटा विच इज देयर ऑन माय कंप्यूटर, बट ही इज नॉट सिटिंग आउटसाइड, ही इज सिटिंग इनसाइड व्हिच कैन अंडरस्टैंड व्हाट एवर यू आर टाइपिंग, राइट? सो व्हाट एवर यू टाइप इट गेट्स कैप्चर्ड एंड देन व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? उसके बाद में वही होता है, वो इंसान, वो सॉफ्टवेयर आपके पूरे डेटा को कैप्चर करता है और उस इंसान को भेजता है जिसने उसको भेजा है। और अब सोचिए वो आपके कंप्यूटर के तमाम वो खूबियां जानकारी हासिल कर चुका है अपने घर बैठे बैठे। इसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। इसीलिए आज के बाद में कभी कभी आपको भी यकीन नहीं तो हाउ माय अकाउंट इज गेटिंग हैक्ड, मतलब मुझे तो कुछ पता भी नहीं और मैंने तो कभी उसको अपना पासवर्ड, इट इज गेटिंग हैक्ड बिकॉज आपके इस तरह के बिहेवियर से यू आर सो अनअवेयर अबाउट इट। तो ये सिलेबस आपको अवेयर करने जाएगा कि दुनिया में कौन से थ्रेड्स है, क्या है, ऑल दैट। ट्रोजन हॉर्स। आज के बाद में कभी भी कोई ईमेल को इस तरह से क्लिक ना करे एवं जब तक वो आपके पहचान वाला ना हो। अच्छा, आपने कभी बिजली को जाते हुए देखा है? आई मीन पावर लॉस। पावर लॉस, क्या आपको पावर लॉस थ्रेट लगता है एडवांटेज? एक सी आर्टिकल को पूछता हूं सर, क्या बात है, मतलब इट्स सो फन सर, मतलब इतना मजा आता है। उसके बाद में कैसा बॉस को बोलने का राइट भी नहीं होता है, हम लोग कुछ भी कर सकते जब तक बिजली ना आए। आपको लगता नहीं, थिंक फ्रॉम व्हाट एनी आईटी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे 2 से 3 लाख, जैसे इन्फोसिस में 1.5 लाख लोग काम करते हैं एट अ टाइम, जिसमें सबकी तनख्वाह होती है लाखों रुपए की, महीनों की, इतनी तनख्वाह होती है। 1.5 लाख लोग का अगर काम 1 घंटे के लिए भी बंद होता है, आपको लगता है इट इज अ ह्यूज लॉस फॉर द कंपनी। इसलिए पावर लॉस का आपको लगता नहीं, पावर लॉस इज अ बिग लॉस फॉर द कंपनी, सो पावर लॉस इज ऑल्सो थ्रेट। तो ऐसे बहुत सारे थ्रेट, ये तो सिर्फ मैं शुरुआत कर रहा हूं भाई, ये तो पूरा डिटेल में जानेंगे थ्रेट्स कौन से होते हैं। अब मुझे बताइए, इतना थ्रेट की जानकारी हासिल करने के बाद में आपको जवाब देना है कंट्रोल क्यों है? अब तो बोल दो यार। टू स्टॉप व्हाट? कम ऑन, टू स्टॉप किसको? ये सारे थ्रेट्स को स्टॉप करने के लिए हमारे पास में इसका के सिलेबस में एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कंट्रोल, जो क्या करेगा, किसको कंट्रोल करेगा बच्चों? सारे थ्रेड्स को। इफ देयर इज नो थ्रेड, देयर इज नो नीड ऑफ व्हाट कंट्रोल, बट देयर आर लॉट ऑफ थ्रेड्स इन द इंडस्ट्री ऑफ व्हाट कंप्यूटर, दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट कंट्रोल, है ना बच्चों? सर कंट्रोल नाम से भी हमें कुछ चैप्टर्स पढ़ना है। हाँ, कंट्रोल नाम से भी, हाँ, चैप्टर नंबर 3 है जो कंट्रोल ही है, चैप्टर नंबर 4 है जो भी कंट्रोल ही है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 1 है, हो गया। सर, ओ सर सुनो ना, सुनो, हाँ 3 भी, हाँ 4 भी, इसका नाम है बीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। इसका नाम है प्रोटेक्शन, उसके नाम में लिखा है प्रोटेक्शन। ये सारा इंडेक्स वगैरह हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी से अभी तक ध्यान देना। ये साइबर लॉ है, ताकि अगर कोई इंसान अगर गलत ना करे इसलिए लॉ लगा करके। लॉ कंट्रोल है या थ्रेट है? नहीं, आज खुलासा होने दो इस महफिल में। लॉ कंट्रोल ही होगा, राइट? और एक चैप्टर 1 है जिसका नाम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपने कभी सुना है? उसके साथ में आईटी गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब क्या? एवरीथिंग शुड हैपन इन सच अ फैशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। ये बहुत अंदर की बात है, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो, इस बिरादरी से 4 चैप्टर है। पहले वाले इससे कितने हैं? 2। दूसरे वाले इससे, अब तीसरा नाम कौन सा है? अच्छा चलो आपसे सवाल, कितने लोगों ने आईपीसीसी में के बाद में आर्टिकलशिप जब चालू किया, ऑडिट में काम किया? 1 2 3, काफी लोग हैं, 10 से 15 लोग यहां पे मौजूद है। बाकी लोग क्या कर रहे थे? बेटा आपने क्या किया आर्टिकलशिप के दौरान? ऑडिट किया। बेटा आपने डमी, ओके, हमें गर्व है हमारे डमी होने पर, कोई बात नहीं। बेटा आप डमी, बेटा ऑडिट, अच्छा किसका ऑडिट किया आपने? बट ऑडिट करते हैं। अच्छा, सवाल पूछूंगा, बैठ जाए बेटा। कंट्रोल के साथ में ऑडिट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? ऐसे क्यों 2 चैप्टर्स इस सिलेबस में दिए हैं? और मुझे आपको एक बता, लेट मी क्लियर वन थिंग, इफ दिस वर्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस देन यू कैन नॉट से दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ सीए फाइनल। वी डू नॉट केयर, वी केयर अ डैम अबाउट व्हाट कंट्रोल। क्या फर्क पड़ता है कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करे ना करे? मेरे क्या बाप का जा रहा है उसमें? मैं कौन हूं? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं यार, मेरा काम क्या? मेरे नाम में ऑडिटर लिखा, आई एम एन ऑडिटर, राइट? सो व्हाट डिफरेंस इट मेक्स कोई एंटीवायरस लगाए ना लगाए, मेरे क्या जाने वाला है? तेरी ऑर्गेनाइजेशन तो एंटीवायरस लगा नहीं तो मत लगा, मेरा क्या जाने? तू पावर बैकअप लगा नहीं तो मत लगा।
व्हाट डिफरेंस इट मेक्स टू मी एज एन ऑडिटर? तेरी ऑर्गेनाइजेशन है यार, तेरा डेटा लॉस होगा, मेरा क्या बीच में? टेल मी why the word is audit? I mean, audit word is used along with control. What is the connection between these two? एक ऑडिटर होने के नाते आपको दोनों का संबंध समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, कोई जवाब देगा? हाँ जी, आप बोलिए। आप, what is the connection between control and audit? ये रिश्ता क्या कहलाता है? कंट्रोल रॉन्ग है। अच्छा, कौन, मतलब क्या है इनके बीच में? कंट्रोल ऑडिट कोई कनेक्शन है? जस्ट थिंक अपॉन इट। अगर ये समझ गया ना तो इसका समझने लगेगा। अच्छा, इतनी बड़ी बात है। हाँ, सब्जेक्ट के अस्तित्व की बात करें, मतलब सब्जेक्ट का नाम है यार। अगर ये समझ में तो ये समझ आएगा, अच्छा ओके इट्स लाइक दिस, ओके या फाइन। हाँ जी बेटा, बोलेंगे आप? ऑडिट करते समय जो रिस्क होती है उसको कम करने के वास्ते कंट्रोल लगाने का काम ऑडिटर करता है, ऐसा आपने कहा है। और अब मेरे दिल में सिर्फ दर्द नहीं हुआ, दर्द डिस्को हुआ। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कंट्रोल लगाने का काम कंपनी करती है? नहीं नहीं, आज खुलासा होगा इस महफिल में। खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? आदित्य। आपने क्या सोच के कह दिया कि कंट्रोल लगाने का काम ऑडिटर है? मतलब ऑडिट, एक मिनट, आप नहीं जानते हो आपने क्या बोला है आज? मतलब ऑडिटर ऑडिट भी करे, मतलब तुम जान लोगे उसकी। तू ही कंट्रोल लगा, तेरी मस्ती है बहुत। ऑडिटर है तू, कंट्रोल भी तू ही लगाना, एंटीवायरस तू ही लगाना, एंटीवायरस तू ही चेक करना। खड़े रहना ऐसे ही क्लास होने तक, बाकी लोग जवाब देना। या टेल मी। एक कंपनी थ्रेट की वजह से कंट्रोल लगाती है, वो कंट्रोल चेक करने के वास्ते ऑडिटर ऑडिट करता है। और आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप जीतती हो पूरे 50 लाख रुपए, और 50 लाख घर पहुंचा देना। आपने ये नहीं बोला था, जबान पलटते हो आप। बेटा सुनना। अरे ऐसा क्या सोच के बोल दिया? आज मुझे नहीं कि बहुत कुछ हुआ अंदर। देख भाई, it is the duty of an organization to implement the controls, right? Who, tell me, who is responsible to implement the control? सब एक नहीं, आज खुलासा होने दो। आज just let's talk very big, okay? Let's talk about big organization running in this world. Let's talk all big companies who are surviving only because of IT. Tell me some of the organizations that are earning huge only and only because of IT. One, Google, Facebook, Book My Show, Make My Trip. क्या है ये? ट्विटर क्या है? क्या सही कंपनी की वेबसाइट है? डोकलो एक वेबसाइट तो है ही, इट्स अ बिग कंपनी। वीजा क्या है? अरे आप बताओ। नहीं, आज खुलासा होने तो मुझे बताओ। टेल मी सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर सर्वाइविंग ओनली बिकॉज ऑफ आईटी। एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर्स। नहीं, आज बोलना ही पड़ेगा। चलो बोलो। गूगल बोलो ना। अरे ऐसी कोई 10 कंपनी का नाम बताओ जिनका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ आईटी के कारण है। व्हाट्सएप, वीजा, माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हां, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मतलब वो सारी तमाम कंपनी, अमेजॉन एंड ऑल। और बताएंगे? बस इतना ही? क्या मैं आईटी कंपनी सारे बोल सकता हूं? कैन आई से टेलीकॉम कंपनी? जस्ट थिंक अबाउट, जस्ट इमेजिन अबाउट दिस। डू यू थिंक कॉल करने के लिए आईटी का इस्तेमाल करते हैं? कुछ भी बोल रहे हो। आई डू नॉट यूज कंप्यूटर्स व्हेन आई एम कॉलिंग। You are using, you do not even know about that. The sad point is, do not know when you call somebody, there's a need of what IT. So क्या बात कर? हाँ, tell me, एक दिन में आप, अच्छा आपको ना, पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा कौन है? कौन सा सबसे बड़ा टेलीकॉम का इंडस्ट्री है? टेलीकॉम, एयरटेल, बीएसएनएल। सबसे ज्यादा मोबाइल के सब्सक्राइबर एयरटेल के, तकरीबन 28 से 25 से 28%। आप मुझे बताइए, मतलब पूरे भारत में अगर 10 करोड़ लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो 3 करोड़ जनता
सिर्फ एयरटेल ने संभाल रखी है। अब बताओ 3 करोड़ लोग एक दिन में कॉल कितने करते होंगे? कॉल और एसएमएस कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे एक दिन में? इंटरनेट का पैकेज भी इंक्लूड करो। सर एक दिन में तो हम बहुत कुछ करते हैं, वी सेंड एसएमएस, वी कॉल, राइट? सो लगभग एक आदमी 30 काम तो करता होगा, 20 मान लो, चलो 20, 3 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 20 करो, 60 करोड़। मतलब 60 करोड़ बार आपके अकाउंट पे डेबिट होता होगा। एयरटेल आप जैसे लोगों को डेबिट करता होगा पूरे दिन भर में। अरे समझता होगा ना थोड़ा बहुत मैं क्या बोल रहा हूं। आपने 2 मिनट बात की तो 20 पैसे मल्टीप्लाइड बाय 2 मिनट, 40 पैसे कोई ना कोई आपके अकाउंट में ठोकता होगा। 2 एसएमएस किए तो 2 एसएमएस मल्टीप्लाइड बाय 10 पैसा, 20 पैसे कोई तो डेबिट करता होगा। मतलब इस तरह से पूरे दिन भर में 60 करोड़ ट्रांजैक्शंस की एंट्री होती होगी। क्या ये बात आपको समझ आ रही? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम इन्वॉल्व इन वन डे? 60 करोड़। क्या आपको तक तो लगता है कि कोई इंसान बैठकर ये 60 करोड़ ट्रांजैक्शन की एंट्री, कोई मुनीम बैठे होंगे? टेल मी हाउ मेनी मुनीम्स एंड हाउ मेनी दीवानजी विल बी रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड 60 करोड़ ट्रांजैक्शन? कैन यू इमेजिन द बिजनेस ऑफ एयरटेल आइडिया विदाउट कंप्यूटर्स? It is the system, it is the power of system which is what making it possible. Otherwise it's not possible at all. आप सोचो एक सॉफ्टवेयर जो ये समझ रहा है किसने पूरे दिन भर में, अरे कोई भी कॉल करता है कोई से, वो सॉफ्टवेयर वो ट्रैकिंग और बराबर उसके अकाउंट में अप्रोप्रिएटली ही इज बिल्ड एंड चार्ज्ड। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आप सोचिए एक मुनीम को बेटा तो पागल हो जाएगा वो, पागल कहीं ही वोंट बी। एक मुनीम के 1000 और 10,000 मुनीम भी काम नहीं कर पाएंगे जो एक सॉफ्टवेयर कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल एंटायर आईटी कंपनी इज व्हाट यूजिंग, बोलो बोलो क्या? whole telecom companies using what softwares to track their what organization. अच्छा मेरा एक सवाल है, कैन यू इमेजिन फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील विदाउट आईटी? अरे वो तो नाम के ही वो तो ई कॉमर्स ही है। अमेजॉन, अरे आपको लगता नहीं आजकल हर कोई इंसान स्टार्टअप की बात कर रहा है। स्टार्टअप मतलब करता क्या है? वो क्या करते हैं? नए नए वो वेबसाइट चालू करते हैं, ऐप चालू करते हैं और दे आर स्टार्टिंग। आजकल कितने सारे ऐप्स आ चुके हैं। अरे कैसे कैसे ऐप बनाए लोगों ने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या इनका अस्तित्व किसकी वजह से है? नहीं आज खुलासा होने दे, आपको आईटी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आईटी अच्छा हर जगह पे आईटी है। आपके मोबाइल पे जितने ऐप करते हो ना, ऐप का लॉन्ग फॉर्म होता है एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन डेवलप करने वाला हर इंसान क्या यूज कर रहा है? यूजिंग व्हाट? अरे वो व्हाट्सएप की कीमत कितनी? $19 बिलियन। एक ऐप की कीमत तुम क्या जानो? सर ये फेसबुक, आपको मालूम है दुनिया के टॉप 10 में गूगल आता है। दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में कौन आ रहा है? गूगल है, फेसबुक है। कहां से आया इतना पैसा? ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? अरे बोलो। 2007 में फॉर्च्यून 500 में ई कॉमर्स की कई सारी बड़ी कंपनियां थी, उसमें वॉलमार्ट नंबर 1 थी। वॉलमार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनी टॉप 25 में हुआ करती थी। आप मुझे बताओ दुनिया के 500 फॉर्च्यून कंपनीज में आना ही सबसे बड़ी बात है, और उसमें ऐसे आईटी वाले कंपनीज भी आ रही है। अरे दे आर अर्निंग ओनली। अरे क्या वो दुकान थोड़ी ना, कोई इंसान बैठा थोड़ी ना है। ये फ्लिपकार्ट लाखों का करोड़ों का सेल एक दिन में करता है। कोई इंसान को दुकान थोड़ी, कोई किराना शॉप थोड़ी ना है वो। इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट? तो आपको इज्जत देना पड़ेगी वो सारे कंप्यूटर्स को जो इतना बिजनेस करवा रही है, हाँ है ना? तो चलो मैं यहां पे लिखता हूं ई कॉमर्स की इंडस्ट्री, टेलीकॉम की इंडस्ट्री, सारे के सारे कॉल सेंटर्स, सारे के सारे बीपीओ, केपीओ और जितने भी आपको ब्रांड्स नजर आते हैं। कौन से ब्रांड सर? अच्छा टेल मी वन थिंग, डू यू थिंक मैकडोनल्ड्स, डू यू थिंक केएफसी, डू यू थिंक ऑल द ब्रांडेड शॉप ऑफ फिनिक्स मॉल, जैसे जारा ले लो, जैसे जैक एंड जोन्स ले लो, क्या आपको लगता है, जैसे रीबॉक ले लो, क्या आपको लगता है इनमें भी आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है? आप जब बिल निकालते हो, बिल देखते हो, आर दे यूजिंग आईटी? नहीं नहीं, जिन लोगों को ये सब्जेक्ट के अस्तित्व पर डाउट है, आपको आज जवाब मिलेगा ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज्ड बाय व्हाट एवरी कंपनी व्हिच आई एम राइटिंग ओवर हियर। ये जितने भी मॉल्स में आप जाते हो ना, जब पूरी दुकानदारी होती है, फिर जो बिल निकलता ना, वो किसकी वजह से निकलता है? मतलब जितने भी जो बात कर रहा हूं मैं, दे आर रनिंग देयर बिजनेस ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? अच्छा इतना सब कुछ है, ये लोग क्या यूज कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम और आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे हाँ है ना? क्या इनको भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं? हाँ है ना? क्या ये भी कंट्रोल करेंगे? अरे इतनी इनकम अगर मुझे हो रही है ना, तो मैं पूरे कंट्रोल लगा दूंगा। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी बैंकिंग। आप मुझे बताओ कोई भी बैंक, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर द ओनर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, आप चंदा कोचर हो एंड यू हैव इंप्लीमेंटेड व्हाट? पूरा आपने आईटी लगा के रखा है, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, सारा हर टाइप का बैंकिंग आपकी कंपनी का है। क्या आप आईटी का इस्तेमाल कर रहे हो? अरे हाँ है ना? क्या आप मुझे बताओ इस आईटी की दुनिया में बैंक के अंदर
आईटी का यूज बैंक के अंदर एक्सटेंसिव है या नहीं है? यहां तक कि बैंक के ब्रांच में भी जब जाते हो आप, वो आंटी से अगर आप बैंक के अंदर का बैलेंस पूछते हो तो किसके देखकर? वो भी कंप्यूटर को देखकर ही बोलती है। आप एटीएम यूज करो, ये भी क्या है? आईटी है। आप ऑनलाइन बैंकिंग करें, वो भी क्या है? आप जो क्या बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग करें, वो भी क्या है? तो आपको लगता नहीं अगर वह चंदा कोचर आप हो, आप आईटी का इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, तो जब आप इतनी बड़े सिस्टम को आईटी के ऊपर छोड़ रहे हो, इंसानों को कम कर रहे हो, आईटी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हो, आप उसके थ्रेट के बारे में सोचोगे क्या? नहीं। और थ्रेट जब सोचोगे एज एन ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप कंट्रोल को इंप्लीमेंट करोगे? नहीं। अरे कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी व्हेन यू इंप्लीमेंट आईटी इन व्हाट योर बिजनेस और बैंकिंग ट्रांजैक्शन में, जिसमें करोड़ों का इन्वॉल्वमेंट है। क्या आपको लगता नहीं चंदा जी जैसे कोई लोग जो भी आईटी का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो पूरे थ्रेड्स को समझ के सारे कंट्रोल खुद लगाएंगे या ऑडिटर को बोलेंगे? हाँ, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन व्हाट, एज एन ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द व्हाट, द मेन इन चार्ज ऑफ द कंपनी, दे आर द रिस्पॉन्सिबल पीपल, दे आर गोइंग टू इंप्लीमेंट व्हाट? बोलो क्या? आईटी। और साथ में क्या लगाएंगे? अब बताओ, ऑडिटर को क्यों बुलाया? जब कंट्रोल उन्होंने लगाया तो ऑडिटर को क्यों बुलाया? आप बताएंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा आदमी ऑडिटर को बुलाता क्यों है? अरे बोलो जल्दी से। क्या वो खुद जाके चेक करे हर कंप्यूटर में एंटीवायरस लगाए? क्या आपको ये लगता है रतन टाटा जैसे लोग, मुकेश अंबानी जैसे लोग हर जगह पे जाके ये चेक करेंगे पावर बैटरीज बराबर लगी है, एंटीवायरस बराबर लगा है? हाँ या ना? जब वो जाके चेक करेंगे सबका पासवर्ड स्ट्रांग है, किसको बुलाएंगे? अब की बार बोलो जल्दी से। नाउ ऑडिटर, नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कंट्रोल लगाता कौन है? मैनेजमेंट। और ऑडिटर बुलाता कौन है? मैनेजमेंट। अब बताओ ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर विल चेक ऑल दोस कंट्रोल्स व्हिच आर इंप्लीमेंटेड बाय कौन? द मैनेजमेंट। एंड इफ दोस कंट्रोल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो हु विल रिपोर्ट टू हुम? देन ऑडिटर विल रिपोर्ट टू द व्हाट? द मैनेजमेंट, सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक व्हाट? करेक्टिव एक्शंस ऑन दैट। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वंस अगेन गाइस, बताओ इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल क्या आजकल के सारे जितने भी नाम मैंने लिखे, ये सारे लोग आईएएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, क्या वो थ्रेट्स होते हैं? क्या थ्रेट्स को कंट्रोल करना जरूरी है? थ्रेट्स को कंट्रोल कौन करेगा? अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करा रहा हूं, वापस से बोलना। क्या आजकल बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? क्या वहां पे बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं? उन थ्रेट्स से लड़ने के लिए कंट्रोल लगाना जरूरी है। कंट्रोल कौन लगाता होगा? मैनेजमेंट। जैसे वायरस के लिए कंट्रोल क्या हुआ? पावर फेलियर के लिए कंट्रोल क्या हुआ? पावर बैकअप। अनऑथराइज एक्सेस के लिए कंट्रोल क्या हुआ? पासवर्ड्स हुआ। जैसे इंटरनेट पे अनऑथराइज इंसान नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या लगाते? फायरवॉल्स लगाते। तो बहुत सारे कंट्रोल लगाते। ये तो मैं सिर्फ झलक दिखा रहा हूं, चैप्टर्स हमें इसके नाम पे पढ़ना है। और फिर क्या होता है? कंट्रोल कौन लगाता है? टॉप मैनेजमेंट। फिर टॉप मैनेजमेंट को ये भी चेक करना जरूरी है, वॉट एवर कंट्रोल्स विच दे हैव इंप्लीमेंटेड, वेदर दोस कंट्रोल्स आर रनिंग प्रॉपर्ली और नॉट। सो कौन चेक करेगा? वो। और फिर उसके बाद में क्या होगा? रिपोर्टिंग कौन किसको करेगा? ऑडिटर सारी चीजों को चेक करेगा और किसको रिपोर्ट करेगा? मैनेजमेंट को। अब मुझे बताइए, अच्छा एक बात समझ लेना, ऑडिट नाम से हमारे सिलेबस में दो चैप्टर्स है। ऑडिट नाम से हमारे सिलेबस में जो 2 चैप्टर्स है, एक चैप्टर नंबर जो 6 है उसका नाम ही क्या है? ऑडिट ही नाम है, उसका नाम ही ऑडिट है। वैसे एक ही चैप्टर है और एक जो है ना वो कंट्रोल के अंदर इंक्लूडेड है, पर 2 बोलते हैं पर वो एक ही एक्चुअल में। तो ऑडिट के ऊपर एक है, तो आप बोलेंगे सर वो जो एक चैप्टर जो बचा हुआ है वो जो 8th नंबर का है वो क्या है? उसका नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। मतलब देश और दुनिया में अब नए नए कौन से टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके ऊपर वो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, वेब 2 होता है, ग्रीड सुना? ग्रीन आईटी सुना होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग चैप्टर नंबर 8 में वो अलग चैप्टर पढ़ेंगे, राइट? और अब कितने चैप्टर्स हुए हमारे सिलेबस में? और मेनली चैप्टर्स का नाम कैसा हुआ? कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम कैटेगरी से हुए, कुछ कंट्रोल से है और कुछ किससे है। अब बताओ क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है? क्यों? आप तो ऑडिटर हो ना। व्हाट डिफरेंस इट मेक्स टू यू? इतना सब कुछ जानकारी दिया मैंने आपको, बोला था मैं सब जानकारी दूंगा और फिर पूछूंगा ये सब्जेक्ट की जरूरत आपको क्यों है? आप तो ऑडिटर। हाँ जी, कुछ बोलेंगे आप? कहां से आवाज है? हाँ, कंप्यूटर के बिना आप कुछ काम ही नहीं कर सकती हो। क्या कल चल के आप भी जब सीए फर्म में या फिर किसी भी जगह पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आप काम कर रही हो, जहां पे आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हो, तो क्या आप तब को ये सब मालूम होना जरूरी कि कौन से थ्रेट्स होते हैं? क्या अब तब आपको कंट्रोल लगाना जरूरी हो जाएंगे?
अगर सपोज यू आर बिकमिंग एन व्हाट ओनर ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक व्हाट बिग बाजार और फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, या फिर आप कोई बैंक के आप ओनर बन रहे हो, तो क्या उस समय आपको ये भी पता होना जरूरी कि ऑडिटर को बुलाना जरूरी है? ये चलो ऑर्गेनाइजेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, बट एज एन ऑडिटर अगर मैं सीए बन रहा हूं तो क्या ये कौन सा ऑडिट है? मतलब ये वही ऑडिट है जो आप पिछले 3 साल से कर रहे थे? मतलब ये टैक्स ऑडिट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी नहीं है, ये क्या बात कर रहे हो? फिर ऐसा ऑडिट तो हमने किया ही नहीं है, मतलब इसकी जरूरत ही नहीं है। वाओ, मतलब इस सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। 3 सालों में, पिछले 3 सालों में जितने भी लोगों ने काम किया, हैव यू एवर डन ऑडिट ऑफ सिस्टम? क्या आपने सिस्टम ऑडिट का कभी नाम सुना है? नाम सुना है पर करते क्या मालूम नहीं है। जैसे सर टैक्स ऑडिट में हम लोग टैक्स चेक करते हैं, अच्छा। इंटरनल ऑडिट में सब कुछ चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं। ये क्या है? ये सिस्टम ऑडिट है। अब बताओ ये सिस्टम ऑडिट का मतलब क्या हो? हियर यू गोइंग टू चेक टैक्स? नो। हियर यू गोइंग टू चेक कंप्लायंसेस? नो। व्हाट आर यू गोइंग टू चेक? यू आर गोइंग टू चेक व्हाट? चेक सिस्टम। मतलब आप क्या चेक? सिस्टम सही चल रहा है क्या नहीं, और सिस्टम के ऊपर जितने भी थ्रेड्स होते हैं। आज के बाद में कोई सिस्टम ऑडिट कहे तो आपको एकदम बिल्कुल आना चाहिए सिस्टम मतलब क्या, आपको सब ज्ञान देना होगा। ये सिस्टम है, इसके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। एक भी ट्रांजैक्शन फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, एयरटेल हो, इनका सिस्टम के बगैर नहीं चलता। इसलिए इनके ऊपर जितने भी थ्रेड्स है उनके ऊपर वो कंट्रोल लगाते हो। हमारे जैसे सिस्टम ऑडिटर इन सारे कंट्रोल्स को चेक करते कि सारे कंट्रोल्स एंटीवायरस है, पावर बैकअप है, इनका जो इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, फिजिकल सिक्योरिटी, लॉजिकल सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं। उनका वाईफाई, उनका इंटरनेट, सब कुछ हम लोग चेक करते हैं, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं और मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कौन सा ऑडिटर? एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या सिस्टम ऑडिट कंपलसरी है? सोच के जवाब देना। इट्स योर टाइम नाउ। इज इट कंपल? वर्चुअल वालों आपको भी जवाब देना होगा। टेल मी, डू यू थिंक सिस्टम ऑडिट इज कंपलसरी इन इंडिया? जब कंपलसरी ही नहीं है तो फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तेरी मतलब इट इज नॉट कंपलसरी। नो, इट इज नॉट एट ऑल कंपलसरी। दुनिया में 2 टाइप के ऑडिट होते हैं। एक स्टैट्यूटरी होता है, स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब किसी लॉ ने कहा है कि ऑडिट करना कंपलसरी है। पर सिस्टम ऑडिट बच्चों स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं, वो नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में आता है। सर मतलब ये ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है? नहीं, तो फिर लोग क्यों करेंगे? अरे जो स्टैट्यूटरी वही लोगों को करना जान पे आता है, तो फिर ये क्यों करवाएंगे? नाउ टेल मी, सपोज यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाट बिग बाजार और एनी बैंक और फ्लिपकार्ट, विल यू गो फॉर सिस्टम ऑडिट? क्यों नहीं करेंगे? साहब जो ऑडिट है, जो स्टैट्यूटरी मैं वो नहीं करता, तो ये वैसे भी स्टैट्यूटरी तो है नहीं, तो वाई अपॉइंट ऑडिटर उसका खर्चा करवाऊंगा? मैं नहीं करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। वैसी कंपलसरी नहीं है, ये तो मेरी अपनी मर्जी है। बोलो ना। डे टू डे वर्किंग डिफरेंट है। अच्छा, डिपेंड है पूरे सिस्टम के ऊपर। अगर मैं फ्लिपकार्ट का ओनर अगर बंसल होता तो मैं एक टेंशन होता कि यार मैं तो जहां पे नहीं हूं वहां पे मेरा बिजनेस चल रहा है, मतलब पूरा बिजनेस वेबसाइट पे चल रहा है, लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन एक दिन वेबसाइट पे हो रहे हैं, तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हूं, तो मैं बोलूंगा हे ऑडिटर आके सब कुछ चेक कर, इसमें सब कुछ बराबर दिखता है, लोगों का बिलिंग बराबर होता है, लोगों के पैसे बराबर आते हैं, बराबर से बैंक में जमा होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सिस्टम को अनऑथराइजली एक्सेस करता है। ये बातें मुझे समझ में नहीं आती, बिकॉज मैं आईटी वाला बंदा नहीं हूं। तुम आईटी के ऑडिटर हो तो तुम इस बात को अच्छे से समझ सकते हो। यू आर एक्सपर्ट, तुमने सीसा डीसा किया हुआ है, यू आर हैविंग ऑन एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट दिस। आप आइए, चेक करिए, और मुझे जैसी जिस तरह का ऑडिट आप लोग करते हो ना, आज खुलासा होगा उसमें सब कुछ झूठे झूठे रिपोर्ट बनाते हो। आज मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करिए। इस बच्चे ने जितने भी ऑडिट आज तक किए, बेटा आज तक आपने कभी सच का खुलासा किया? मैं जानता हूं आप जैसे लोगों को, पिछले साल कॉपी पेस्ट किया, कभी कभी तो डेट भी चेंज करना भूल गए, कभी कभी तो नाम भी। आप जैसे लोग मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये ऑडिट करने के बाद में इंसान को सुकून नहीं मिलता, बिकॉज इंसान देखता कुछ और है और लिखता कुछ।
सारे 3 महीने तक मैंने ऑडिट किया था, एक बार इतने सारी क्वेरी निकाली, बॉस के पास दी, और बॉस और क्लाइंट जब बन के सारी क्वेरी रिजॉल्व हुए, आई वॉज नॉट इवन आंसर की वेयर इट इज गॉन। तब से लेकर दर्द को लेकर चलता हूं आज तक। मुझे मालूम है दर्द उन इंसान को जो 3 महीने तक उस ऑडिट प्लेस पे गया, एक एक ट्रांजैक्शन से लड़ा मैं, हर चीज देखा मैं, और क्या मिला? विश्वास उठ गया, श्रद्धा नहीं रही। ए श्रद्धा कपूर है ढोकले। मित्रों, यह ऐसा ऑडिट है जहां पे जो देखते हो वो लिख भी सकते हो। काम करने का सुकून तो है सर, बिकॉज हियर द ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट सबमिटेड टू द व्हाट गवर्नमेंट, हियर द ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द मैनेजमेंट. Management always would like to know what is happening in my organization. He wants a true report, not false report. Because statutory audit mein you report to the government, you report to some authority. That's why you have to hide something. Right? You can't tell them everything. Here the reports are not submitted to किसको? बोलो जल्दी, आज खुलासा होगा. हाँ, इसलिए मित्रों, ये इस बात को जानते हुए हमें लगता है ये जिस तरह का मैनेजमेंट रिपोर्ट चाहता है वो हर समय सच्चाई वाला रिपोर्ट चाहता है. इसलिए ये ऑडिट की जानकारी रखे, ये ऑडिट करना. मैं आपको सभी को एक बता रहा हूं बात है, अगर प्लीज अपना इंटरेस्ट सिस्टम ऑडिट में डेवलप करिए. जितने भी लोग अपना ऑडिट में करियर बनाना चाहते हैं, प्लीज डेवलप योर इंटरेस्ट इन सिस्टम. आने वाला जमाना उसी का है. आप लोग यंग जनरेशन के लोग, आपके बॉस को शायद से ये बात समझ में नहीं आएगी, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंपैक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑन व्हाट चिल्ड्रंस माइंड. अरे बच्चा पैदा होता है ना, उसको खिलौने नहीं, आजकल मोबाइल चाहिए रहता है. आपको मालूम है, सारे जितने आपकी उम्र में, अगर जिस उम्र में आप मोबाइल खेलने लगे होंगे, उस मोबाइल में बच्चा मोबाइल को ऑपरेट करके, मोबाइल डाउनलोड करके, सारे बच्चे छोटे छोटे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं. अरे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, होम डिलीवरी, और घर वालों को पैसे देने लगाते हैं. अरे सच्ची में, अरे मतलब माँ बाप को चाहिए कहां से? बोले मैंने ऑर्डर किया था, पैसे दो. अरे माँ बाप को पूछते तक नहीं वो आजकल. इस जनरेशन को आप कहां देख रहे हो? वो किराना दुकान में जाके, बाजार में जाके माल खरीद के आएंगे. आज हम लोग को इस तरह से एडिक्शन लगा है. सी द फ्यूचर आफ्टर 10-15 years, everybody will be online. Everything will be online. Whatever you talk, what you just imagine, it will be online. इंसान को नहीं मिलेंगे, सिर्फ कंप्यूटर से बातें होगी. मतलब मिलेंगे वैसे, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस और डेवलप होंगे, हाँ या ना? और फिर बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलप होंगे तो क्या होगा? उनका बिजनेस किसके थ्रू चलेगा? तो उनके पैसे का ट्रांजैक्शन भी किसके थ्रू चलेगा? फिर आप जैसे लोगों को क्या बोलेंगे? प्लीज आइए, टैक्स ऑडिट बाद में करिए, पहले सिस्टम ऑडिट करो. ये जो चल रहा है, इससे कमाऊंगा तो टैक्स भरूंगा, इससे कमाएंगे तो क्या खाक टैक्स भरूंगा. बोले नहीं स्टैट्यूट, अरे स्टैट्यूट भाड़ में गया स्टैट्यूट, पहले मेरे सिस्टम से कमाई करके दो मुझे. वो अगर सही, इसीलिए आप कैसे लोगों को बोलेंगे क्या? भाई मेरा सिस्टम ऑडिट कराओ. इसलिए आप सभी से गुजारिश है, इसका सब्जेक्ट को क्यों दिया समझ रहे हो आप? इसका जैसे सब्जेक्ट को देने के बाद में आपके दिमाग में ये सारी आइडियाज आएगी जो आज तक किसी और सब्जेक्ट से नहीं आई थी. आपको एक ज्ञान मिलेगा, ये ऐसा अनोखा ज्ञान है जो और किसी सब्जेक्ट में ही नहीं है. किसी और सब्जेक्ट में आईटी के बारे में इतना ज्ञान देने का वक्त ही नहीं है. वो जो सब्जेक्ट लिखे वही ज्यादा है. डीटी में क्या कोई इंसान आईटी के बारे में पढ़ाएगा? वो डीटी कब खत्म होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये जो इस सब्जेक्ट को देने का पर्पस है, ताकि आप जैसे लोगों की आंखें खुले. अरे यार फॉरगेट अबाउट इसका 100 मार्क्स और 100 मार्क्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पास तो हो ही जाएंगे आज निकल. पर मेरे को प्रैक्टिस सेटअप करना है यार, मेरी अपनी रोजी रोटी है. तो रोजी रोटी बेटा, रोजी रोटी का सहारा इससे बड़ा और कुछ नहीं है. क्योंकि जितने भी ट्रेडिशनल लोग हैं, उनकी कमजोरी है, उनको कंप्यूटर चलाने आता नहीं है ढंग से, तो वो कंप्यूटर का ऑडिट क्या खाक कर लेंगे? हमारी जैसी जनरेशन ही तो है who can understand computer, who can go for CISA, DISA, जो पूरा सिस्टम ऑडिटर का जो वो प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं. ये क्या है? ये जैसे मान लो उसका सीपीटी है. किसका सीपीटी? वो सीसा डिसा जो होता है ना, आपने कभी सुना इन कोर्सेज के नाम? डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर. मैंने सीसा किया हुआ, सर्टिफाइड हूं मैं. मतलब मैं देश और दुनिया के जितने भी तमाम सिस्टम, उनका सिस्टम ऑडिट कर सकता हूं मैं. आई एम क्वालिफाइड पर्सन. मैं आज, वो मेरा प्रोफेशन नहीं है, पर मैंने पढ़ा था इसलिए ताकि मैं पढ़ा सकूं, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में वही आ रहा है बार बार, सिस्टम ऑडिट. तो मैं उसकी जानकारी कब दे पाऊंगा? जब मैंने उसका एग्जामिनेशन पास किया हुआ.
इफ आई एम नॉट हैविंग सीसा का डिग्री तो मैं क्या ज्ञान दूंगा आपको? बिकॉज उसके अंदर ये कैसा है, ये थोड़ा ऊपर ऊपर से लिखा है, यही चैप्टर से, अरे चैप्टर यही है, अरे भाई चैप्टर यही है, सब सिलेबस ही है, पर उसका डेप्थ ज्यादा है। मतलब जो आप समझ रहे हो ना, ये बेसिक नॉलेज से अगर आप वहां पे गए तो आप सीसा डीसा 1-1.5 महीना पढ़ लिया तो आप पास हो जाते। मतलब आपको ऐसा बता रहा हूं मैं। और अगर आपने सीए करने के साथ में जॉब भी कर रहे हो और इफ यू गोइंग फॉर सीसा, तो आपको अगर मान लो 5 लाख मिल रहे थे तो 10 मिलेंगे। बोलेंगे आई एम सीसा एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, 10 लाख। आपके दोस्त ने सीए किया 5 लाख। इट विल, अरे क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ना, आपको समझ में आ रहा है। मतलब इसको टैक्स ऑडिट भी कर पाएगा ये बच्चा, ये दूसरा ऑडिट भी कर पाएगा, और साथ साथ में लग गया तो उसी कंपनी का ये ठोक के आ जाएगा कौन सा ऑडिट सिस्टम, तो वो भी इनकम मिल जाएगा ना। मतलब वन मैन शो हो जाएगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक साथ में ऑडिट करके आएगा वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ऐसा नहीं होता जो इंसान प्रैक्टिस कर रहा है टैक्स ऑडिट में, वो सिस्टम ऑडिट का प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये सिर्फ क्या एडिशनल रेवेन्यू है। सपोज यू वर्क इन सिस्टम ऑडिट, इट डज नॉट मीन यू कैन नॉट वर्क इन वो टैक्स ऑडिट। आप वो टैक्स ऑडिट तो कर ही सकते हो आप। ये एडिशनल रेवेन्यू, जितने भी लोग प्रैक्टिस को जा रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सीसा। ये सब्जेक्ट की जरूरत है जो आपको समझ नहीं आ रहा है। और वो लोग प्रॉब्लमेटिक है जिनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ये सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस आपको इसी क्लास में समझेगा, अदरवाइज कैसे समझेगा सिस्टम ऑडिट होता क्या है। और जितने लोग जॉब को जाएंगे तो केवल सीए में 6 साल डालेना, अरे 6 महीने सीसा के नाम पर डाल दो, ऐसी 5 लाख पैकेज मिलेगा, ऐसे 10 मिलेगा। मतलब 6 महीने की वजह से आपका डबल पैकेज हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी करना नहीं करना आपकी अपनी मर्जी है, बड़ी सोने पे सुहागा है, ठीक है ना। उसका आने वाला जमाना है। आपको कंप्यूटर अच्छा लगे ना लगे, पर जो जमाना है वो सिर्फ आईटी का दीवाना है ना। बच्चा बच्चा और आप जैसे लोग, कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर्स नाउअडेज? कैसे करते? एक काम करो ना, आज आपके सबके मोबाइल सबमिट कर दो, कल हम लोग बात करेंगे। बेटा कर दो, दे दो बेटा, दे दो बेटा, लाओ बेटा, लाओ मोबाइल, लाओ, दो तो जरा, लाओ बेटा, लाओ, दे दो मोबाइल, दे दो, देखो कैसा कर, दे दो बेटा, चलो दे दो, चलो सारे मोबाइल मैंने जब्त कर लिए। अब मुझे बताइए, इस मोबाइल फोन के बगैर इनकी जिंदगी अधूरी सी नहीं होगी? अरे इंसान का अलार्म भी इससे बजता है। बात कर रहे हो, नहीं मिलेगा आपको मोबाइल। You doubt to become? What you asking? It is not important to become chartered accountant to become CISA. Any person who is just qualified like that 12th pass can go for CISA. Not required to be chartered accountant, because when I was attending lectures, there were so many engineers, they were doing CISA. They were not chartered accountant at all. So any person can do that. Having interest in IT. ओके अच्छा सुनो, जानकारी बहुत भारी बोल रहा था मैं। एक सवाल है, एकदम भारी पूछता हूं, बहुत गहराई है जो मैं बोल रहा हूं। चलो, आप जैसे लोग जो सिस्टम ऑडिट के अंदर नहीं जाना चाहते, कैन यू परफॉर्म एन ऑडिट ऑफ एयरटेल कंपनी, जो आज का एग्जांपल है। 60 करोड़ ट्रांजैक्शन एक दिन में होते, और आप सिस्टम ऑडिटर नहीं हो। कितने लोग बिग फोर में काम करते हैं यहां पे? 1 2 3, 3 लोग बिग फोर। बेटा कौन सा बिग फोर है? पीडब्ल्यू ईवाई, पीडब्ल्यूसी ईवाई। यहां से लोग बैठे हुए हैं यहां पे आपके बीच। इनसे भी सवाल करेंगे, आपसे भी पूछेंगे। 60 करोड़ ट्रांजैक्शन एक दिन में होते हैं, 30 दिन के कितने हुए? 1800 करोड़। अच्छा, ये कीमत की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इट इज नॉट पैसा रुपए, इट इज व्हाट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये जितना भी आएगा पता नहीं कितना आएगा, 5 लाख कुछ तो करोड़ आएंगे, इतने सारे। फॉरगेट अबाउट, इतना भी नहीं। आपको 1 महीने के ऑडिट के लिए जाना है, इतना ट्रांजैक्शन चेक करना है। आप सभी से सवाल है, इफ यू फील दैट यू हैव कंप्लीटेड योर आर्टिकलशिप, आप में बहुत दम है, आप जीनियस हो और आपको ऑडिट करना है, आपको प्रैक्टिस, जिंदगी की रोजी रोटी आपकी है, आप सभी से सवाल है, इस तरह का ऑडिट कैसे करो? 1800 करोड़ ट्रांजैक्शन को आप गए हो, आपकी पूरी फर्म बैठी हुई। How much will you check? How will you perform? How will you check that each and every transaction is what properly done? अरे आपको चेक करना पड़ेगा ना, लोगों ने कॉल किया तो टिक टिक करना पड़ेगा आपको। टिक टिक टिक, 3 मिनट कॉल हुए, 3 मिनट मल्टीप्लाई 20 पैसे, लो टिक टिक 60 पैसे भरा, एक ट्रांजैक्शन हो गए, वाओ। दूसरा, 2 SMS हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 40 पैसे, टिक इधर टिक, वाओ 2।
आप बताओ मुझे 1800 करोड़ ट्रांजैक्शन को आपको जीना है, हाउ विल यू डू इट? नहीं नहीं, आज खुलासा होगा, आज तो मतलब इसके ऊपर तो जंग छिड़ेगी। बताओ बताओ, बहुत मस्ती है ना आपको, इसका सब्जेक्ट नहीं चाहिए तो बताओ, ऑडिट करके बताओ। मैं सिस्टम ऑडिटर की बात नहीं कर रहा हूं आज, आपको सिस्टम ऑडिटर नहीं बनना है तो मत बने, केवल नॉर्मल प्रैक्टिस करना है। जो आईटी कंप्यूटर्स ने आप सिर्फ ऐसे ऑडिट को गए, कौन सा ऑडिट? जो आपका जो भी है स्टैट्यूटरी ऑडिट और ये ऑडिट, आपको इंटरनल ऑडिट चेक करना है। आप मुझे बताओ हाउ विल यू चेक ऑल दिस ट्रांजैक्शंस? आप चेक कर पाओगे? नहीं तो मतलब चेक मतलब ऐसे टाइप, मतलब एयरटेल ऑडिट करा था ही नहीं कभी? वाह, आज का नया खुलासा, एयरटेल का ऑडिट हो ही नहीं सकता। मतलब एयरटेल जैसी कंपनी का कभी ऑडिट हो ही नहीं सकता, और करेंगे तो सैंपलिंग पे करेंगे। और सैंपलिंग कितना करेंगे? 1800 करोड़ का 10% तो कम से कम इज्जत से बेशर्म होकर 10% तो करेंगे ना बेटे, 10%। क्या उतना भी नहीं करेंगे? तो 1800 करोड़ का 10% मतलब 180 करोड़ ट्रांजैक्शन आप चेक करोगे। अच्छा, 180 करोड़ जानते हो, मैं कीमत नहीं बोल रहा हूं, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है। आपके आसपास की सारी सीए फॉर्म भी बैठ जाएगी ना, ढोक लो, 1 महीने में चेक नहीं होगा। कर लेंगे। हाँ जी, बिग फोर से जानना चाहूंगा। हाँ बेटा, आप जवाब देंगे इसका। आपके कंपनी में क्या सिस्टम ऑडिट नाम का क्या अलग से डिपार्टमेंट होता है? होता है। आपको ऐसी जानकारी कोई है? नहीं, ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है। होगा पर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट बिकॉज आई एम इनटू टैक्स। सो ऑडिट वाले क्या करते हैं, भाड़ में जा हमारे क्या। यू आर वर्किंग विथ ऑडिट टीम, डू यू थिंक यू हैव सिस्टम ऑडिट डिपार्टमेंट? यस यू हैव। मतलब एक अलग सा उनका लोग होते हैं, अलग टाइप का उनका यूनिट होता है। क्यों होता है? अच्छा, आप सवाल बताएंगे। इतने ऐसे ऑडिटर जो होते हैं ना, बड़े बड़े कंपनी का, आपको आज खुलासा होगा, वो आप जैसी छोटी फर्म को ऑडिट क्यों नहीं दे? बुरा मत माने, डोंट फील बैड अबाउट दैट, बट इट इज ट्रुथ। वो आपको कभी ऑडिट देंगे ही नहीं, बिकॉज आपकी औकात ही नहीं है। बोले मतलब एयरटेल का ऑडिट नहीं, आपकी औकात नहीं है, डोंट फील बैड अबाउट दैट। जितने भी मिड साइज फर्म और छोटी फर्म के जो लोग हैं, वो इसका ऑडिट कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू चेक सब सिस्टम। मतलब बिग फोर में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोगों की बात नहीं है, ज्यादा स्किल की बात है। आपको मालूम है बिग फोर में ऑडिट दो पार्ट में डिवाइड होता है। क्या बात करें? हाँ, एक पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट आता है, नहीं पहले वो सिस्टम ऑडिटर आता है, और फिर बाद में ये टीम जाती है जो नॉर्मल टीम होती है। फिर वो क्या करते हैं? सिस्टम। आप बताओ, कैन यू चेक ऑल दिस ट्रांजैक्शन? और अगर आप बताइए 1800 करोड़ ट्रांजैक्शन के बदले आप 180 करोड़ नहीं, आप 18 करोड़ नहीं, आप 1.8 करोड़ नहीं, आप सिर्फ केवल 1000 ट्रांजैक्शन चेक करके 1800 करोड़ का अगर ओपिनियन दे रहे हो, आपको लगता नहीं यू आर गिविंग द ओपिनियन विच इज नॉट राइट? मतलब हाउ कैन यू चेक जस्ट 1000 ट्रांजैक्शन फॉर द चेकिंग ऑफ 1800 करोड़ ट्रांजैक्शन एंड यू आर गिविंग द जजमेंट रिपोर्ट नहीं 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 सब सही है? मतलब सर, बड़े कंपनी वाले का फिर ऑडिट कैसे होगा? सिस्टम ऑडिट कराना होगा, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब बताओ, 1800 करोड़ ट्रांजैक्शन हो या 18000 करोड़ ट्रांजैक्शन हो, क्या किसने ने? एक सिस्टम ने, एक सॉफ्टवेयर एयरटेल कंपनी ने बनाया है जो सारे के सारे ट्रांजैक्शन करता है। एक सॉफ्टवेयर, सिर्फ एक, सब ट्रांजैक्शन में एक ही चीज कॉमन है, वन सॉफ्टवेयर, एक कोडिंग। और सॉफ्टवेयर इंसान नहीं होता जो हर ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन वेरी करता है। अगर कंप्यूटर एक ट्रांजैक्शन को सही करते हैं मित्रों, तो सारे ट्रांजैक्शन वो सही करता है। इंसान अगर ट्रांजैक्शन करे, इट विल वेरी फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, बिकॉज इंसान की नीतिमत्ता, बुद्धिमत्ता में वेरी फ्रॉम ट्रांजैक्शन, बट कंप्यूटर विल रिमेन सेम फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन बेबी। ओके, इट्स लाइक दैट, या। Then what is to be done? Hey system auditor, इसका सॉफ्टवेयर चाहिए। बिग फोर में कैसा ऑडिट होता है? ए सिस्टम ऑडिटर चेक कर, ये सारा सॉफ्टवेयर चेक करना, कोडिंग चेक करना, अंदर तक जाना गहराई में और चेक करना, उसकी कोडिंग, उसका डेवलपमेंट सब कुछ बराबर है। और अगर वो सही है तो आप बताइए मुझे। अब उसके बाद में फाइनेंस ऑडिटर आएगा और नाम के लिए 10-5 ट्रांजैक्शन, 1000 भी नहीं, सिर्फ केवल 10 ट्रांजैक्शन। ये लड़की जब जाती है, ये चिंटी जब जाती है, तो ये सिर्फ 10 ट्रांजैक्शन चेक करती है। क्यों? शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेक द एंटायर 18,000 करोड़ ट्रांजैक्शन, बिकॉज वो सिस्टम का बैकग्राउंड में जो कोड्स है ना, अगर वो सही है, अब ये नाम के लिए जाके 8-10 ट्रांजैक्शन एक एसएमएस का करेंगे, एक इंटरनेट पैक के लिए करेंगे, एक एसटीडी कॉल करेंगे, एक लोकल कॉल, ऐसे ऐसे सैंपल वाले कॉल कर देंगे। अगर इसका ट्रांजैक्शन का जवाब सही आ रहा होगा तो इसका मतलब 18,000 क्या, 1,80,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन भी सही होंगे।
और जो काम आप 18,000 करोड़ के लिए अगर 4 महीने में बैठ जाते हैं तो नहीं होता। वो बिग फोर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में करता है। दिस इज वाई, दैट इज वाई दे आर बिग फोर एंड यू कैन बी बिग फाइव ऑल्सो। It's not about the name. It's about the quality which they carry. It's about the people which they have. They are knowledgeable. They are highly award. They are expert. सीसा डीसा जैसे लोग हायर करते हैं वो लोग क्यों? टाइम पास के लिए। आपको लगता है सीसा डीसा की जरूरत हमारे ऑडिटर में क्या है? हमारे इसीलिए बड़े बड़े कंपनी के लोग जितने भी इंडिया में आते हैं फॉरेन कंपनी, वो कभी भी आप जैसे मिड साइज और स्मॉल साइज से काम नहीं करवाते, बिकॉज वो अच्छी तरह से आपकी औकात को जानते हैं। आपको मतलब आप डोंट फील बैड। आपके मतलब मैं बता रहा हूं कि पूरी जो कैटेगरी है वो कभी भी आपके नहीं हो सकते, क्योंकि वो जानते कि आप कैसे चेक करोगे। दे हैव गॉट द स्किल अबाउट दैट। तो इसीलिए बिग फोर ही रहेगा। आपको अगर बनना है ना तो आप में वो उतना होना चाहिए। अगर आपको लगता है मेरे पास लिस्टेड कंपनी का ऑर्डर अगर एक भी मिल गया ना बेटा तो बहुत ऊपर जाओगे आप, पर वो मिलता नहीं। क्यों? वैसा काम करना पड़ेगा, उतना टैलेंट चाहिए। तो फिर क्या करोगे आप? सबसे पहले यू हैव टू व्हाट, ये काम कौन कर पाएगा? जिसको पहले सिस्टम समझता हो। फिर वो ऑडिट टीम जाएगी, फिर वो रिपोर्ट देगी। अगर उन्होंने बोल दिया सब कुछ अच्छा है तो आपको फाइनेंस ऑडिटर को सिर्फ नाम के लिए चिल्लर 10-5 ट्रांजैक्शन को ऑडिट करना है और आपका ऑडिट खत्म। रिपोर्ट मतलब वो 2 दिन में जिस कॉन्फिडेंस से ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं वो आप 4 महीने भी नहीं दे सकते। और आपका 4 महीने का ऑडिट रिपोर्ट भी फीका है उसके सामने, उनके 2 दिन के सामने। इसलिए दे आर चार्जिंग सो ह्यूज, बट स्टिल पीपल आर रेडी टू पे बिकॉज दे हैव गॉट द व्हाट मैकेनिज्म टू चेक इट। अब समझ में आए? ऑडिट क्यों इसका समझा? क्या इसका क्यों है? इसका की बात, इसका के अस्तित्व पर कोई चैलेंज नहीं है। उसका अस्तित्व होना चाहिए, है और रहेगा। आपको अच्छा नहीं लगता, इट्स योर परसेप्शन यार। अब मुझे इसका नहीं, तो तू भाड़ में जाए, तुझे नहीं अच्छा लगता। तुझे कौन इसका आईसीआई पूछने आएंगे तुझे? आईसीआई के इतने बड़े लोग पागल बैठे हुए हैं, उन्होंने इसका सब्जेक्ट को कोई सोच के डाला होगा ना, मतलब कुछ तो देर मस्ट बी सम कुछ। तो ये सारी चीजें अगर मैं आज नहीं बोलता, आज आपकी आंखें खुली होगी। अच्छा सर, मतलब आज तक हमें ऐसा क्यों नहीं मिला? बिकॉज आज तक जिस कंपनी में आप ऑडिट करने गए वहां पे इतना वॉल्यूम था ही नहीं। यू हैव नेवर अंडरस्टूड कि दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड। और इसीलिए छोटा आदमी, छोटी सोच, छोटी इनकम ही रहेगी। आपकी सोच क्यों हो रही, कैसे हो रही? मैं सीए बन जाऊं, मैं ऑडिट कर लूं, इतना पैसे कमा लूं। अरे सोच बड़ी रखो, इंसान आगे जाएगा। इंसान अपनी मेहनत से नहीं, अपनी सोच से आगे जाता है। सोच रखना, आपको विजन होना चाहिए। अच्छा, ये काम भी मैं कल चल के करूंगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा? आज ही मैं डिग्री लेकर रखता हूं, फिर देखो। ऐसा लग रहा है मैं सीसा का मार्केटिंग मैनेजर हूं, ऐसा लग रहा है। मेरा कोई वास्तविक जीवन में होगा, उनका कोई संबंध नहीं। बट क्या, हाँ क्या कर रही हो? मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं ऐसा होता है, राइट? चलो काफी ज्ञान दे दिया ना, इट्स इनफ अबाउट दिस। आज के बाद में कोई आपको ज्ञान दे ये सब्जेक्ट क्यों है, क्या है, प्लीज उसको आपको रिप्लाई करता बैठ, मैं तुझे 1 घंटा ज्ञान देता हूं कि ये सब्जेक्ट है क्या, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। अगर ये सब है नहीं तो फिर हम लोग इंडस्ट्री में जी पाएंगे? समझ रहे हैं? पूरे भारत के जितने भी, भारत के जाने दो, वर्ल्ड के जितने भी कोर्सेज है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, जर्मनी, जितने भी जगह पे सीए का कोर्स चलता है, उनके नाम अलग अलग होते हैं पर कोर्स इस टाइप का होता है। हर किसी के सब्जेक्ट में इसका पढ़ाया जाता है। वापस से बता दूं, हर किसी वर्ल्ड के सीए के कोर्स में इसका को पढ़ाया जाता है। भारत ने उसको बहुत देरी से अडॉप्ट किया था, शर्म के मारे, कि दुनिया के सी ऑलवेज इफ यू कंपेयर योर चार्टर्ड, अगर आपके सीए इंडिया के बाजार में कब बिकेंगे? जब उनका नॉलेज इज व्हाट हायर देन व्हाट अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बराबर क्या नहीं? तो कब मिलेगा? अगर तुम यूएसए में जाके प्रैक्टिस कर, इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट ईआरपी, ऐसी भी ऐसा धक्का मार निकल चल। आप जितने जानते हो, हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, वो ऐसी टेक्नोलॉजी 10 साल से यूज कर रहे हैं। अब बताओ कितने हाईटेक होंगे वो। ये स्मार्ट सिटी की जो मोदी जी आप बात कर रहे हैं ना, ये स्मार्ट सिटी वहां पे कभी 10-15 सालों पहले बन चुकी हुई। ये डिजिटल इंडिया की हम लोग जो बात कर रहे हैं कब से हो चुका है उधर, डिजिटल इंडिया। तो ऐसे समय पे अगर आपको, इफ यू वांट टू कंपेयर योरसेल्फ विद देम, यू हैव टू बी व्हाट, यू हैव टू हैव सच काइंड ऑफ नॉलेज। तो तब जाके हम लोग बाहर की कंट्रीज के चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने टिक पाएंगे। हैविंग नॉलेज ऑफ टैक्स एंड लॉ इज नॉट इनफ, यू हैव टू, बिकॉज अगर उनका सारा सिस्टम ही अगर टेक्नोलॉजी पे चलता है, उनके सारे कंप्लायंसेस टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, उनका सारा काम धंधा ही, हम लोग सोचिए आजकल इतना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो सोचो वो किस लेवल पे कर रहे होंगे। आपने इंग्लिश मूवीज देखी है? कभी कभी ताजु होता है, ये क्या टेक्नोलॉजी यार। कभी कभी वंडर से, अच्छा ये ऐसा भी कुछ हो सकता है।
आगे जो लेटेस्ट मूवीज जो देख रहे हैं हम लोग, क्या हाईटेक मूवीज बनाते हैं यार। मतलब अच्छा ऐसा भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते लोग, हाँ वो कर रहे हैं। और हमें इसलिए सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। अब आज के में इस सब्जेक्ट को डाउट शायद से नहीं होना चाहिए। आपको इसका का नाम समझ गया, सब्जेक्ट का अस्तित्व समझ गया। अब 2 मिनट अब ये समझेंगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे। आपको ये भी समझ गया चैप्टर्स कौन से, कितने चैप्टर से 8। कोई भी चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे चैप्टर का वेटेज एक समान है। पर कुछ जो चैप्टर से जो अमेंडेड हो चुके हैं उसमें काफी कुछ वेटेज हो सकता है। आपको सभी के लिए खबर है इस बार कि इसका में काफी अमेंडमेंट से आपने सुना है, ऐसा सुना होगा, बहुत सुना होगा। इसका में भरपूर अमेंडमेंट है। इसका का सिलेबस 30 से 40% पूरा चेंज हो चुका है, जिसमें चेंजेस 3 टाइप के हैं। चेंजेस कैसे हुए इसका के अमेंडमेंट में, आईसीए का नया गेम प्लान। अब आईसीए ने क्या कह रहा है, चेंजेस क्या किए, एक बहुत सारी चीजें एडिशन करी गई। होता क्या है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट होती हैं, मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज आती है। जैसे चैप्टर 8 में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन इन्होंने करवाया, तो वो एडिशन हुआ है। चैप्टर नंबर 7 में आईएसओ, जैसे अब देखो एक स्टैंडर्ड जिसका नाम आईएसओ स्टैंडर्ड है और एक है आईटीआईएल स्टैंडर्ड है। आप बोलेंगे अमेंडमेंट इसका थोड़ी ना लॉ है, अमेंडमेंट मतलब होता क्या है। देखो बच्चों, आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वो अपने स्टैंडर्ड्स को बनाती है, अपग्रेड करती है, तो इसलिए हमें अपग्रेडेड पढ़ाया जाता है। हमारा आईसीआई आधुनिक है। इसका को लेकर तो आईसीआई काफी इमोशनल और सेंसिटिव भी है। जैसे दुनिया में कोई बदलाव आते हैं आईसीआई उसको हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस करती है। इस चीज को देखकर के आईटी का जमाना आ रहा है, तो अब आईसीआई कोई रिस्क नहीं लेना चाहती उसके सिलेबस के बारे में। जैसे दुनिया में कुछ आता है लगे आईसीआई उसको इंट्रोड्यूस कराता है। जितने भी अभी वेब 3 नाम का नया टेक्नोलॉजी है, आपने कभी सुना है वेब 2, वेब 3 सुना? अब वेब 3, आपको पहले वेब 2 नहीं मालूम, आईसीआई वेब 3 लेकर आए सिलेबस में। ये नया लेटेस्ट अमेंडमेंट है। ऐसे कई सारी चीजें जो दुनिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, आईसीआई उसको, अब आईसीआई का जो नया बुक है वो मोर इट इज मोर अबाउट व्हाट द नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स। वो चाहती कि जितनी सारी जो लेटेस्ट जो चीजें चल रही है मार्केट में, मतलब हमारा सीए कल चल के किसी भी कंट्री में जाके इंटरव्यू दे, उसको हर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना जरूरी है। तो उसके बारे में एडिशन हुआ है। एडिशन काफी है, 25 से 30% का। अगर मेरे बुक में अगर 120 पेजेस है तो 35 से 40 पेज के सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट है। मतलब आप सोचो कि मतलब 120 में से 40 पेज, मतलब ये काफी बड़ा अमाउंट है, राइट। मतलब 1/3 पोर्शन बढ़ चुका है। पर खुशी की बात ये भी है, कुछ डिलीट भी हो चुका है। वो सारी जो चीजें जो अब काम की नहीं है, आईसीआई ने कम से कम 10 से 12% का सिलेबस आपके सिलेबस में से डिलीट कर दिया है। उसको डिलीट कर दिया आईसीआई ने, कुछ सिलेबस को यहां पे डिलीट कर दिया है। जैसे चैप्टर नंबर 3 में जनरल कंट्रोल नाम का बहुत बड़ा पोर्शन हुआ करता था, आईसीआई को लगता है वो सीए के लिए जरूरी नहीं है। नाउ आईसीआई हैज व्हाट डिलीटेड इट, तो ये डिलीट हुआ, ये अमेंडमेंट है। और आईसीआई का सबसे बड़ा अंदरूनी अमेंडमेंट जो है, अब उन्होंने हर कॉन्सेप्ट के अंदर, पहले क्या करते थे वो कॉन्सेप्ट के अंदर आईसीआई ने क्या किया था, पहले वो बुक में क्या करते थे, अंदर जो डेटा था ना वो बहुत कम था, तो उन्होंने उस डेटा को अभी बड़ा कर दिया है, बुलेट्स डाले। लोगों को लगता ही नहीं वो अमेंडमेंट है। वो जो मेरे जैसे टीचर को ही समझ में आता, अच्छा इसमें ये पॉइंट था नहीं, अब वो पॉइंट है, बिकॉज मुझे अपने बुक में वो इंसर्ट करना पड़ता है, वो पॉइंट भी लाना पड़ेगा, तो वो अंदरूनी इंसर्ट किया हुआ पॉइंट है। तो ये इंटरनल जो मैटर है, इंटरनल एक्सप्लेनेशन जो है, इसका 3 तरीके से चेंजेस अब आईसीआई ने किए हुए। ये भरपूर अमेंडमेंट है। और जब भी दुनिया में अमेंडमेंट होता है, चाहे वो इसका ले लो या चाहे कोई भी लॉ का सब्जेक्ट ले लो, उसको एग्जामिनेशन में पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, हमेशा की तरह। तो इसलिए इस चीजों पर भी हम लोग काफी फोकस करेंगे। हमारा बैच जो होगा वो नवंबर 16 के लिए महत्वपूर्ण बैच है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मतलब जितना आईसीआई का जो लेटेस्ट मॉड्यूल है, जो जनवरी 2016 का एडिशन है, जिसमें अगर आपके इसमें पुराना मॉड्यूल होगा, आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उस मॉड्यूल में आपको ये चेंजेस नहीं दिखेंगे। पर हाल ही में आईसीआई हैज इंट्रोड्यूस वन मॉड्यूल इन व्हाट, जनवरी 2016, उसमें ये सारे अमेंडमेंट को इंक्लूड किया गया है। और आईसीआई जब भी अमेंडमेंट करती है, वो जितने एडिशन होते हैं ना, एडिशन, अच्छा अमेंडमेंट में होता क्या है, इन लोग का एक बड़ा प्रॉब्लम है, एडिशन जो होता है ना वो हाईलाइट किया होता है, और डिलीशन होता है ना दिखते ही नहीं। मतलब इतना गलत है, बच्चा अगर वो पुराना मतलब इसलिए बोल रहा हूं, आज के बाद में पुरानी किताबों को देखेंगे नहीं, आपको समझेगा भी नहीं। सिंस आई हैव बीन टीचिंग, आई एम हैविंग, मुझे तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा तो मुझे समझता है, बिकॉज मुझे अगले पेज पे क्या आने वाला है वो भी समझता है। इतने सालों से वही तो काम कर रहा हूं, 2008 से पढ़ा रहा हूं, 2016 हो गए, 8 सालों से एक ही किताब पढ़ रहा हूं। आप एक साल में 8 सब्जेक्ट पढ़ते हो, मैं क्या कर रहा हूं?
आप एक साल में 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और मैं 8 साल से एक ही पढ़ता हूं, मतलब उसमें ही ध्यान है ना, रोजी रोटी है मेरी। मतलब अगर उसके बारे कुछ हुद्दा नहीं ना, भी काम नहीं, वो देखता हो दिन भर उसी के नशे में रहता हो। तो भी पिछले 15 से 20 दिनों से एक ही काम चल रहा है, नोट्स को अमेंडमेंट करने का चल रहा है कि अब कैसे। इस बार मैंने कुछ एक नया बुक भी इंट्रोड्यूस किया, मैं आपको बताऊंगा, रुकिए। तो ये सारा चेंज है आईसीआई के लेटेस्ट मॉड्यूल में जो लिखा हुआ है, वो सारी चीजें इसमें कवर की गई है। बहुत सारी जो चीजें डिलीट हुई है वो डिलीशन भी कर दी। ये बुक के अलावा आपको कुछ ना पढ़ना है। वापस से कहना चाहूंगा, जितने भी किताबें मैं आपको दे रहा हूं वो इस टाइप की किताबें होगी। आपको ये किताब होगी सबसे पहले, ये किताब, ये वॉल्यूम 1 होगा। इसके अंदर जो है 110 से 15 जो पेजेस है वो मेन बुक है, और 40 पेजेस जो है वो अमेंडमेंट ही है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और अंदरूनी अमेंडमेंट जो है वो तो बहुत सारे हैं। मतलब जहां पे कहीं एक सेंटेंस ऐड हुआ, तो मैंने बहुत बार लिखा भी नहीं वो सेंटेंस है, तो वहां पे कुछ मार्क नहीं किया हुआ, तो वो सारी चीजें भी इसमें बहुत है। और जो डिलीशन किया है वो डिलीशन भी है। तो अगर आपके पास में अगर पुराना कोई किताब होगा जो जनवरी 2016 के एडिशन के पुराना है, वो आपका होगा भी तो उसको फेंक दो, कुछ काम का रहा नहीं है। वो बुक को देखोगे नहीं, फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो इस बुक के अलावा आपको कुछ ना करना है। पहले जमाने में एक काम हुआ करता था, मेरे पास में इतनी बड़ी बुक हुआ करती थी जो मैं मॉडल का कॉपी पेस्ट पूरा उतारता था। 320 पेज का किताब हुआ करता था। कितने पेजेस का? अब मैंने उस किताब को निकाल दिया मार्केट से, हटा दिया उसको। अब ये 160 पेजेस वाली किताब लेकर आए। फिर अब बच्चों का मानना होगा सर वो पहले वाली जो किताब थी और इसमें अब क्या फर्क है? फर्क ये है कि ये जो किताब है इसमें वो सारे पॉइंट्स पर और वो सारे एक्सप्लेनेशन पर फोकस किया गया है। ऐसा कोई भी एक कॉन्सेप्ट नहीं जो मॉड्यूल में और इसमें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप ये मत समझना सर ने उड़ा दिया, एक पॉइंट उड़ाया नहीं है। सर अब हमारा क्या होगा, आपने तो सब उड़ा दिया। नहीं, होता क्या है, 320 पेज की जब मैं किताब देता हूं, मैं क्लास में पढ़ा तो दूंगा, पर सवाल उठता है बच्चा इसका को पहले तो इज्जत देता नहीं। पहली बात बताओ, सीए में इंसान फेल क्यों होता है? नहीं वैसा नहीं, सीए में इंसान फेल क्यों होता है? आपको लगता नहीं वक्त कम है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है? मतलब कोई भी इंसान की वाट लगी पड़ी होती है। अभी ये क्लास खत्म होने के बाद में तो उसको ये टेंशन होता है कि अभी सारे सब्जेक्ट को मैं रिवाइज कैसे करूंगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स को। डीटी अपने आप में महान है, आईडीटी है, एसएफएम है और अकाउंट्स है, और उसमें बहुत सारी चीजें अब नई नई आ रही है। कितना है, इंसान पढ़ेगा कैसे? तो मैंने इस बैच को खास तरह से डिजाइन किया हुआ है। ये बैच को मैंने, ये जो किताब है वो 320 वाले अगर मैं दे भी दूंगा तो व्हाट इज द यूज इफ यू डू नॉट रीड। तो लोग क्या करते थे, मेरे वो 320 की किताबें देता था मैं, और लोग मेरे समरी नोट से पढ़ते थे। ये क्लास में समरी बना के देता हूं, तो लोग क्या करते, प्रेफर क्या करते थे, सर ने ऑलरेडी समरी बनाया हुआ है तो ये समरी बोले जाने दो, ये फेंक दो 320 पेज का। तो पहले मैं वो 320 पेज और ये इतनी यही 2 किताबें दिया करता था। तो लोगों ने क्या करे, ये तो जान दो, बोले कौन, क्योंकि ऐसे इसका को 320 पढ़ना है, एक बार की बात नहीं ना, कम से कम जब तक 3 से 4 बार नहीं पढ़ लेते हो, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, यू डू नॉट रिमेंबर, एंड अनलेस एंड अंटिल यू रिमेंबर हाउ विल यू राइट। तो 320 पेज मतलब ज्यादा पढ़ा के भी, ज्यादा बच्चा पढ़ के भी अगर उसको एग्जाम में आ ही नहीं रहा, तो पहले मैंने सारा यही काम किया, वो बड़े बुक से पढ़ा है, पर लेटर ऑन आई गॉट फीडबैक, बोले सर रिवाइज करना इतना मुश्किल हो जाता है इतने वॉल्यूम को। तो अच्छा, रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, और याद, अच्छा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, पर आपको अंदर के पॉइंट से अंदर का मैटर ही याद नहीं है, और आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको छोड़ने के चक्कर में इसको पढ़ रहे हैं। अब ये एक ऐसा ही ब्लैंक बुक है, मतलब मैंने सिर्फ क्वेश्चन प्रिंट किया हुआ, आंसर को ब्लैंक रखा हुआ है ताकि आपका प्रैक्टिस क्लास में हो। ये प्रैक्टिस बुक है, इसमें वो टेक्निकल शब्द या वो टेक्निकल जो लैंग्वेज होती है वो नहीं लिखे जा सकते, बिकॉज हम अपने शब्दों में लिख रहे हैं यहां पे। बट व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इन एग्जामिनेशन, यू आर सपोज टू राइट टेक्निकल भाषा, टेक्निकल वर्ड्स इन द एग्जामिनेशन। तो मतलब पढ़ के जा रहा है इसको, जिसकी उनकी नजर में इज्जत। फिर आप बड़ी बुक क्यों नहीं पढ़ रहा? टाइम नहीं है, एक्चुअल में टाइम नहीं। अभी आपको बहुत लग रहा होगा इतना टाइम है, जब एग्जामिनेशन पास में आती है और बाकी सब्जेक्ट का प्रेशर आता है ना, आपको तब समझता है ये होता क्या है। एक बार तभी 320 पढ़ सकता है आदमी। तो मैंने सारी बातों को सोच के काम किया, मैंने कहा ठीक है भाई, अब मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। मैं हमेशा बच्चों को बोलता था तुम टेक्निकल वर्ड्स को याद करके अपनी समरी बनाना। अब मैं क्या करा, वो सारी चीजें, जो तमाम चीजें थी, अब मैंने, और जो कचरा था ना, कचरा जो होता है ना, कभी कभी हर सब्जेक्ट में कचरा होता है, वाहियात ऐसे जबरदस्ती का जब फेंकती है, वो सारा हटा दे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। अरे एग्जामिनेशन में आता ही नहीं, वो कचरा है। अरे इतने सालों से पढ़ रहा हूं, समझ गया क्या नहीं आता, वो मतलब कि कॉन्सेप्ट नहीं हटा है, कॉन्सेप्ट पूरे, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आईसीआई के मॉड्यूल में है और जो इन 160 पेजेस में नहीं है।
वो मेरा ही अपना एक अंडरस्टैंडिंग क्या कचरा मैंने बराबर से उड़ा दिया, ताकि आपको उतना ही पढ़ना है जो पूरा। अरे वो 320 पेज में से एक तो पढ़ने का ड्रॉबैक ये हो रहा है, वो उसको पढ़ने को टाइम लग रहा है, एक वो याद नहीं आ रहा, दो, और हम लोग वो चीजों में टाइम वेस्ट करें जो एग्जामिनेशन में इस बुक के बाहर 1 मार्क का भी नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी। वो टेंशन मत लेना, मैं भरोसा करोगे नहीं, आपको 100% इसी के ऊपर ही विश्वास, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा सब रखना है। समझ गए? इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये बुक है, ये एक दूसरे वॉल्यूम नंबर 2 नाम का बुक है। ये बुक क्यों है? ये बुक क्या होता है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ा दूंगा इस बुक से पहले, हम लोग समझ लेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार हर एक कॉन्सेप्ट यहां पे पहले समझेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या होती है, पूरा समझ के लेना मैं पढ़ाता कैसे हूं। अगर ये समझ में आया तो आपको मतलब रोज रोज डाउट नहीं रहेगा, सस्पेंस कुछ नहीं रहेगा, या इंसान आप क्या करेगा आगे। तो मैं वही करूंगा जो आज कह रहा हूं। सबसे पहले हम लोग उस बुक से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इस बुक से, जो ए वाली बुक है, इससे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बड़ी किताबें और मॉड्यूल देखने का नहीं, यही किताब हो। इससे क्या होता है, इतनी छोटी बुक है ना, इसको आप एग्जामिनेशन तक 5, 6, 7 बार आराम से पढ़, और बड़ी इजी टू कैरी है। कितना है इसका, और इसके सामने मतलब ये जो डायरेक्ट टैक्स का जो मॉड्यूल है, वो एक मॉड्यूल से भी छोटी लगती है, नहीं लगती। अरे डायरेक्ट टैक्स में मॉड्यूल कितने हैं, और आईडीटी में इतने सारे हैं। तो ये कैसा, यू फील गुड अबाउट दिस बुक। अच्छा इतना, ओ माय गॉड, and that too having what 100 marks, so you feel very nice when you read this, you feel automatically confident कि भाई पढ़ना इतना ही है। तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत खत्म हो जाता है, क्योंकि पढ़ना है और इसका बार बार रिवीजन होगा। अच्छा है, इस बुक में पढ़ने के बाद में मुझे मालूम है, अब आपको क्या करना है, समझ तो गया है, पर एक बार जब तक इंसान खुद के हाथों से लिखता नहीं, उसको एग्जामिनेशन में याद, एक बार लिखना और 10 बार रीड करना, ऐसा आपने कभी कहावत सुनी होगी, वो हम लोग यहां पे पूरी करेंगे। जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आपके हाथों से यहां से लिखवा के लेते हैं और पूरे चैप्टर को 5 से 6 पेज में फिनिश करते हैं, जो 40 पेज का है, ताकि आपको एक ग्रिप आए। अच्छा इतना ही है, हाँ इतना ही इंपॉर्टेंट, मतलब आपको एक अंदर से जब तक आप लिख ले, तो फिर अब मैं क्या करूंगा, वो पूछूंगा। मान लो समरी नोट नहीं किया, और डायरेक्टली इफ आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर, बिकॉज अभी तक आपको वो इतना ब्रेन में नहीं गया। ये जब लिखते तो पूरा ब्रेन में घुस जाएगा, फिर मैं रिवाइज कराऊंगा तो यू विल बी एबल टू आंसर। तो पहली बात कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, दूसरी बात फिर क्या करूंगा, समरी नोट्स को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, फिर तीसरी बात उसी को लेकर रिवाइज कराऊंगा, और चौथी बात एक नया बुक है जिसका नाम है चार्ट्स। अभी चार्ट बुक है। अभी चार्ट बुक में होता क्या है, सारे जो चार्ट्स है, मतलब पूरा जो बुक है वो इस तरह के चार्ट में है। मतलब पूरा जो बुक है लगभग 30 से 32 पेज में आपका पूरा इसका खत्म हो जाएगा, जिसमें एक एक चैप्टर के सिर्फ 2 या 3 चार्ट। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं इसमें से, ये समझ के लो मैं पढ़ाता कैसे हूं, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा। अच्छा ऐसे हमें पढ़ना है। जैसे कि आज मुझे आपको कुछ भी पढ़ाना हो, मान लो जैसे आज मुझे आपको ये पढ़ाना है, राइट, तो ये पूरा चैप्टर 2 इतना ही है, ये पूरा चैप्टर नंबर 2 है, मतलब ये चैप्टर नंबर 2 इतना ही है। तो आपको एक ब्रॉड व्यू मिलता है, अच्छा चैप्टर नंबर 2 इतना ही है, ओके रिलैक्स, एक प्रेशर कम होता है, अच्छा इतना ही है, ओके फाइन। आप क्या किया है, इनको समझाने के लिए इनके और चार्ट्स बना दिए, जैसे 1 चार्ट, 2 चार्ट, 3 चार्ट, बस खत्म, पूरा एंटायर चैप्टर इज ओवर। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल व्हेन यू रिवाइज इट। आपसे मुझे आपको क्लास में खुश नहीं करना है। मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था, मेरे समय भी अच्छे टीचर्स थे, पर मार्क्स नहीं आते थे। क्यों? बिकॉज टीचर वॉज फोकसिंग ओनली इन द क्लासरूम टू मेक स्टूडेंट्स हैप्पी इन द क्लासरूम। आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी इन द व्हाट, एग्जामिनेशन हॉल। क्लास में देखो टीचर लोग इतने स्मार्ट होते ना, बच्चों को ऐसा घुमाते, ये बड़ी बड़ी बातें करते और इधर उधर का फेंकते ना, बच्चों तो क्या नॉलेज है बाप टीचर का। तो आपको उतना जजिंग कैपेबिलिटी नहीं है अभी, क्योंकि आपकी उम्र ही नहीं उतरी। आप टीचर को क्या जज करो, आपको तो वो लगा क्या भारी बढ़ा रहा है। पर आपको क्लास में जितने लोगों ने आईटी किया होगा मुझसे, वो वापस इसका मुझसे ही करेंगे, बिकॉज उनको मालूम है अच्छा एग्जामिनेशन में भी बहुत खुशी मिलती है। कितने लोगों ने आईटी किया था पहले, देखो, और साला 80% क्लास ने आईटी किया मुझसे। और ये लोग क्या बेवकूफ नहीं है, पहली बार जो आए तो दूसरी बार भी आया, तो मतलब कुछ ना कुछ तो इनको एग्जामिनेशन में भी खुश किया होगा। ये क्या हुआ था, जैसे हमने आईटी को पढ़ा था, बेटा आईटी को हमने बार बार रिवाइज किया था ना, बार बार हम लोग बार बार रिवाइज करते थे। 5 चैप्टर्स हुआ करते थे आईटी में, और हम लोग बार बार वही रिवाइज करते। ये वही होगा इसका में भी, जो सेटिस्फैक्शन लेवल आईटी में है वही इसका में होगा। किस तरह से, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो इंसान को भूलता क्यों है इंसान,
और रिवाइज क्यों नहीं करते? करो ना फिर। अब आपको तो कुछ समझता ना, यू नो द आंसर, देन व्हाई डोंट यू रिवाइज? क्यों? टाइम है ना, पढ़ो ना। सर प्रॉब्लम क्या है, वी कैन नॉट रिवाइज बिकॉज द वॉल्यूम इज सो ह्यूज। तो हम लोग ने क्या किया, उस वॉल्यूम को बार बार नहीं पढ़ सकते, इसलिए छोटी छोटी किताबें बनाई ताकि आप रिवाइज करना। अब वापस से उल्टा बोलते हैं, अगर पास होना है, एग्जामिशन लाना है, तो आपको याद रहना चाहिए। याद रहने के लिए क्या नहीं होना चाहिए? आपको रिवाइज अदा करना चाहिए। और रिवाइज करने के लिए क्या होना चाहिए? आपके इसमें छोटी छोटी किताबें होना चाहिए। तो छोटी छोटी किताबों से पढ़ना, रिवाइज करना बड़ा आसान होता है टू बड़ी बड़ी किताबें, है ना? तो आपका जो काम है खुद का, कि आप खुद चार्ट्स बनाओ, आप खुद समरी नोट बनाओ, वो सारा काम मैं कर लियो। आपको सिर्फ जो क्लास में ना, बाकी कुछ नहीं करना। 30 दिन के अंदर, इस क्लास के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे उससे भी कम हो। इस क्लास के अंदर हम लोग सारी चीजें ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम क्लास में हमारा फोकस इस बैच का ज्यादा किसके ऊपर है? एक्सटेंसिव रिविजन्स पर है। इतना रिवाइज करेंगे ताकि ये सब्जेक्ट आपको घर पे जाने के बाद पढ़ने की जरूरत। इसलिए हम लोग क्लास का टैगलाइन क्या होता है? यू वोंट हैव टू स्टडी एट होम। वो इसीलिए क्योंकि आपको इतने बार रिवाइज यहीं पे कराएंगे। और रिवीजन में क्यों ले पाता हूं ज्यादा? चार्ट से मेरे पास, आपके पास भी चार्ट होते हैं, मेरे पास भी चार्ट, तो हम लोग फास्ट फास्ट रिवाइज कर सकते हैं इसको। समझ में आया? गाइस, और ये सब रिवाइज होने के बाद में जब आपकी चीजें एकदम ब्रेन में आ जाएंगे, आप अब चलते, यहां का बच्चा जो भी बैठा हुआ है, अभी अगले हमारा टारगेट अगले 12 दिन में मैं पहले 4 चैप्टर्स खत्म करूंगा, 12 से 13 दिन में, जिसका वेटेज है 55 से 60 मार्क का। एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का? अब सोचो कोई ऐसा सब्जेक्ट है एसएफएम में 12 से 15 दिन में एक चैप्टर भी खत्म नहीं होता, डेरिवेटिव्स, राइट? अब मैं क्या बोल रहा हूं, 12 से 15 मार्क्स, 12 से 15 दिन में, 12 से 13 दिन में आपके 4 चैप्टर्स में खत्म कर दूंगा। वो भी आपको ऐसे खत्म नहीं होंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं याद डायरेक्टली करें, पहले क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट, उसके बाद में रिवाइज करा करा के याद करेंगे। और एक चीज अभी बाकी है, अब बताओ अभी भी क्यों फेल हो जाओगे आप? अब तो सब याद है। You have just read the concepts, you do not know what kind of questions they're going to ask you in the examination. See, इसका को समझना बड़ा आसान है, पर वो क्या टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं, ये रूटीन सब्जेक्ट नहीं रहे, ये अलग टाइप का है। आपको समझ, इसकी जात अलग है, ये कुछ अलग ही है, दुनिया ही अलग है। तो आपको क्या होना चाहिए? एक बुक इसलिए और इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। अभी ये वो क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर अभी तक के जितने भी प्रैक्टिस मैनुअल है, जो लेटेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हैं, आरटीपी सारे हैं। और इतना नहीं, हम लोग वो भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, कौन से? जो मई 16 का भी होगा, मई 16, नवंबर 15, समझ में आ रहा है? मई 15, ताकि हमें वो समझे कि हमें एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी आ रहे हैं। आप बताओ आपकी जीत कब होती है? क्लास में समझने से नहीं, जीत कब होगी? व्हेन यू नो कि मुझे एग्जामिनेशन का सब कुछ आ रहा है। तो स्टेप नंबर 1 में आपको कलर बुक पढ़ाऊंगा जो मेन बुक है। स्टेप नंबर 2 में समरी नोट कराऊंगा, वो रिवाइज कराऊंगा। आप बर्बाद हो जाओगे, इतना रिवीजन कराऊंगा। आप बोलेंगे भाई कितना बोलता है, रोज रोज वही पूछता है। मैं पूछूंगा, मेरे को कैसे रोक सकता है? आपको सिर्फ श्रद्धा होना चाहिए कि इंसान जो भी करा रहा मैं करूंगा। आपके दिमाग में बार बार डाउट नहीं आना चाहिए, इतने बार क्या रिवाइज करता है, मैं करूंगा, मुझे कैसे रोक सकता है? मैं कितने बार भी रिवाइज करूंगा, यू शुड बी, मैं जो भी करूंगा आपके इंटरेस्ट में होगा। इतना हो जाएगा, आज के बाद में, क्लास के बाद में आपके सिर्फ 7 ही सब्जेक्ट्स रहेंगे। आप बोलेंगे एक सब्जेक्ट मेरा, मेरे साइड से नहीं, आपकी भी साइड से। आपको इसीलिए तो क्लास लगाई है, नहीं तो क्या थ्योरी सब्जेक्ट आप घर पे नहीं पढ़ सकते हो क्या? कम ज्यादा 10-5 मार्क्स कम, पर 10-5 का फर्क नहीं है, हमें 30 मार्क्स का फर्क करना है, कम से कम 70 का स्कोर करना है। टारगेट ही हमारा ऐसा होना चाहिए कि 60 से 70 आए। सेकेंड ग्रुप में आप मुझे बताओ बच्चे फेल क्यों होते? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू स्कोर एग्रीगेट। 200 मार्क्स नहीं आते। आप जरा मार्कशीट देखना, इतिहास देखना, आईसीआई का स्टैटिस्टिक्स देखना, यू विल अंडरस्टैंड। 180, 190, 195, 198 ऐसे लोग फेल होते। पास इन ऑल द सब्जेक्ट बट स्टिल फेल, क्यों? एग्रीगेट। इसीलिए आपको सेकंड ग्रुप में अगर पास होना है तो चारों सब्जेक्ट को 1 मान के चलो, और उसमें से 2 सब्जेक्ट जो है उसमें कोशिश करो कि आपको एग्जामिशन आना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट पास इन व्हाट सेकंड ग्रुप। वापस से बोलूं, सेकंड ग्रुप को पास अगर होना है तो दोनों में से, चारों में से 2 सब्जेक्ट ऐसे होना चाहिए जहां पे आपको फील हो कि मुझे कम से कम मेरी जो टोटल है 120 की होना चाहिए, बिकॉज डीटी का भरोसा है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, कॉस्टिंग क्यूटी का भरोसा नहीं है। कॉस्टिंग क्यूटी बहुत अच्छा लगता है क्लास में, वो एग्जामिनेशन में इतना गुगली इतना अंदर डालता है ना, वो पेपर का साइज ही इतना बड़ा होता है, उसको समझना है, पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है। 60 से 70 मार्क के ऊपर तो पेपर आप लिख ही नहीं सकते हो। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एग्जामिनेशन इन कॉस्टिंग क्यूटी? और डीटी पता है इतना बुक है, कौन सी कोपचे से क्या पूछता है वो उसको भी मालूम है।
ट्राई टू अंडरस्टैंड रियलिटी, अंडरस्टैंड। आपको पास होना है तो आप एक स्ट्रैटेजी बना के चलो कि मुझे आईडीटी और इसका में एग्जामिशन लाना है, और एग्जामिशन के लिए ही पढ़ना है। यही वो दो सब्जेक्ट है जो एग्जाम, बहुत एक्सेप्शनल केस होती है, किसी ने डीटी में एक्सटेंसिव प्रैक्टिस किया होता है ना, उसको डीटी ऐसे ऐसे समझता है, पर ऐसे लोग बहुत रेयर है। मतलब जो ने 3 साल से घिस रहा हो उसको, और डीटी ने के अंदर तक बॉडी तक है उसके, तो दैट पर्सन कैन स्कोर वेरी इजी इन डीटी। पर आम जनता की बात कर रहा हूं। मेरा मानना है अगर आपको पास होना है, मेरा एडवाइस है 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना, एक इसका और आईडीटी, जिसमें आपको 120 का, इन दोनों सब्जेक्ट में 120 आ गए, दुनिया की कोई ताकत आपको ग्रुप 2 के लिए नहीं रोक सकती। फिर आप 70-50 लाओ, 60-60 लाओ, जैसा भी लाना लाओ, इसको 120 लाना है। आज के बाद में आपका टारगेट होना चाहिए आईडीटी, इसका 120 नंबर आ गए तो समझ जाना नैया पार हो गई, नहीं तो आप पास सब में हो जाएंगे, फिर भी फेल ही रहेंगे। एग्रीगेट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी चीज होती है। डीटी में आपको लगता है ना दम निकल जाता है उसमें मार्क्स लाते लाते, वहां पे एक एक मार्क के लिए भीख मांगना पड़ती है। आप सोचिए ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जो 30 दिन के अंदर, पहले आई यूज्ड टू टेक 45 डेज, पर मैंने सोचा 45 डेज में मैं इतना ज्ञान दे रहा हूं, इतना ज्ञान दे रहा हूं जिस ज्ञान का उपयोग नहीं, किस तरह से, अगर मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं और जिसको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मतलब क्या, मुझे लगता था कॉन्सेप्ट में इतना, मतलब कि ऐसा भी नॉलेज में दिया करता था जो आपको प्रैक्टिकल जीवन में एकदम नहीं, क्या सीए बनने के बाद में काम में आएगा। तो मैंने सोचा यार इतना टाइम बच्चा, प्रॉब्लम वो नहीं है, कॉन्सेप्ट आप लेने के, हर चीज आपको पढ़ना भी है, फिर 45 दिन इसका के लिए, तो इसलिए जो 15 दिन जो बचेंगे हमारे, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन बचेंगे इस क्लास में, 3 घंटे, मतलब 45 घंटे। अगर वो 45 घंटे आप डीटी पे दे दो या 45 घंटे आप किसी और सब्जेक्ट पे दे दो, तो वो सब्जेक्ट भी आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या सोचा है, मैक्सिमम इसका जो बैच 25 से 30 दिन के अंदर, जो अमेंडमेंट हुआ है इसलिए मुझे परफेक्शन नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, और कुछ डिलीशन भी हुआ है, तो मेरा जो टारगेट है वो 25 से 30 दिन का है, उसके ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, सारी प्रैक्टिस करके। मतलब सोचो बाकी क्लास में आपका सिर्फ 100 डेज में, डीटी की क्लास कितने दिन चलती है, 80 दिन, आईडीटी 100 डेज चलता है, कॉस्टिंग क्यूटी दोनों मिला के कितना दिन चलता है, दोनों मिला के 60 डेज, 75, 60/70, कॉस्टिंग कितने दिन चलता है, 2 महीने, 60 दिन, और क्यूटी 30 दिन, मतलब 80 से 90 लेक्चर उसके भी है। अब बताओ चारों सब्जेक्ट में किसको किसको 90 दिन 100 दिन ऐसे लगते हैं, क्या इसको इतना क्यों इस बैकवर्ड कैटेगरी से आप देखते हो इसका को, अगर इसका में 30 दिन लग रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट में 90 डेज लग रहे हैं, उसका भी 100 स्कोर है, इसका भी 100 स्कोर है, तो आपकी नीतिमत्ता इसके लिए भी 90 डेज की होना चाहिए, पर हम आपसे कितना दिन मांग रहे हैं, 30 दिन के अंदर एक भी दिन एब्सेंट रहा वो घातक हो सकता है, बिकॉज इसका है, एक दिन बीच में नहीं आता ना तो अगला कुछ समझ में नहीं आता, वो चैप्टर पूरा चला जाएगा। आपका इंटरेस्ट, अब मेरा पढ़ाने का स्टाइल जैसा है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आप बीच में आ जाते हो, मतलब मैं 4-4 चैप्टर्स के 2 ग्रुप बना रहा हूं, पहले 4 चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसको पूरा खत्म करके उसको हटा दूंगा, फिर कोई नए बच्चे वो 4 चैप्टर के बाद में ज्वाइन हो सकते, पर कोई इसके बीच में आ गया ना, अब मान लो ऐसे 5-6 दिन बाद कोई ज्वाइन कर ले बीच में, तो क्या होता है उसमें, फिर मैं पहले चैप्टर की रिवाइज कैसे कर रहा था, क्यूमुलेटिव रिवीजन लेता हूं। अब मान लो आज चैप्टर 2 से चालू कर रहा हूं, 3 दिन बाद चैप्टर 8 चालू करूंगा, तो क्या होगा, चैप्टर 8 पढ़ाते पढ़ाते मैं क्या करूंगा, वो चैप्टर 2 की रिवीजन लूंगा, फिर वो हौले से देखेगा क्या पढ़ा रहा बाप, क्यों बोला आपने, अरे तो मेरा पढ़ाने के, फिर मैं जब 8 खत्म करूंगा, जब और अगला चैप्टर 3 चालू करो, तो मैं 2 और 8 को रिवाइज करूंगा 3 के साथ में, समझ में आ रहा है। अब ऐसा कब तक चलेगा, जब तक 4 चैप्टर आपके चलेंगे, फिर वो पूरे फिक्स हो जाएंगे, फिर आप आईसीए के पेपर तक में 16 भी सॉल्व कर लोगे, फिर आप बोलेंगे सर कॉन्फिडेंस ऐसा आ गया, तोड़ आ गया, फिर हम एक टेस्ट पेपर आपके लिए रख देंगे। वो कब रखेंगे, देखो 30 दिन में क्या क्या हो रहा है, 30 दिन में कॉन्सेप्ट हो रहा है, समरी हो रहा है, चार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस मैनुअल हो रहा है, पास एग्जामिनेशन को, और साथ में टेस्ट भी हो रहा है, सिर्फ कितने दिन में, 30 दिन में। और बाकी 90 डेज में आपका सिर्फ क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है। क्या टेस्ट पेपर आए, सीए में कभी टेस्ट पेपर दिया आपने, कोई होता नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर यहां पे होगा सब कुछ, क्योंकि मैं जानता हूं सर टेस्ट पेपर क्यों, वर्चुअल आपके लिए भी टेस्ट पेपर होगा, पर टेस्ट पेपर वाई, बताओ ना टेस्ट पेपर क्यों। आपने आईटी में जितने लोगों ने किया होगा उतने लोगों ने टेस्ट का इंपॉर्टेंस मालूम होगा। होता क्या है मालूम, क्या टेस्ट पेपर में उसके बहाने से तो पढ़ाई होती है, और दूसरी बात कुछ चीजें सिर्फ एग्जामिनेशन में ही समझ में आती है, जैसे कि टाइम कितना लगता है, अरे सब कुछ आता है भाई, तू पेपर लिखता ही नहीं। और हम लोग ने अगर क्लास में पेपर नहीं लिया ना, मुझे मालूम है 90% लोग टेस्ट सीरीज नहीं लगाते। और फिर होता है, और आप इतने, मुझे मालूम है कितने डेडिकेटेड हो कि आप घर पे बैठ के 3 घंटे का पेपर लिखोगे अकेले में। वो क्लास का माहौल है, 40-50 लोग बैठेंगे,
तो आपको ऐसा लगेगा अच्छा इतने लोग टेस्ट लिख रहे हैं तो चलो मैं भी लिखता हूं। अकेले में आदमी को चुपता ऐसा अच्छा उस टाइम पे आना, यहां पे कैसा क्लास का टाइमिंग फिक्स होगा, इस टाइम पे देना है और इतना ही लिखना है, यहां पे कैसा टाइम रहेगा। तो उसके प्रेशर में आपको एक तो पढ़ाई हो जाएगी, फिर 4 चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी पढ़ाई होगी, आप टेस्ट देखोगे, आपको अच्छा इवैल्यूएट करके भी मिलेगा। तो उसमें 2 चीजें होगी, कुछ लोगों को ये भी समझ में आएगा मुझे आ रहा था सब कुछ पर मैं लिख नहीं पाया, तो कम से कम जो गलती 6 महीने बाद मालूम चलने वाली है वो गलती अभी मालूम है तो अच्छी बात है ना। अरे मैं सब कुछ पढ़ा दूं यार, अगर आप एग्जामिनेशन में नहीं लिखो तो क्या होगा रे आपका। यू ओनली अंडरस्टैंड व्हाट हाउ मच ही नोज, हाउ मच हैव यू स्टडीड, हाउ ही कैन अंडरस्टैंड दैट। आपकी पढ़ाई कितनी, हाउ ही कैन अंडरस्टैंड ओनली थ्रू पेपर्स। तो पेपर कैसा होना चाहिए हमारा, बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा कब लिखता है, जब आपको ज्ञान दूंगा ना तो आप लिखोगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा बेटा यू शुड हैव रिटर्न लाइक दिस, बट यू हैव रिटर्न लाइक दिस, दैट्स व्हाई यू विल नॉट स्कोर। अब होता क्या है, बच्चे आजकल आईसीए का पेपर चेक किया हुआ मेरे पास लाते, काश ये चेक पेपर वो पहले ही लाता। कब, 6 महीने पहले टेस्ट में, तो मैं उसको तभी समझाता कि मार्क्स इसलिए कम मिलते। आज लाके क्या फायदा हो गया ना, 6 महीने तो गए। वो 6 महीने बाद लाता है, सर देखो ना 25 मार्क्स दिए इसका, मैं अब क्या करूं, आपने तो सब पढ़ा है मुझे। अच्छा उसको सब कुछ याद है, ही नोज एवरीथिंग, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू। इसके पहले वाली बैचेस में मैंने कभी टेस्ट सीरीज नहीं लिया इसका में, बिकॉज इसका बड़ा सब्जेक्ट था तो उसके बच्चों का मेंटेलिटी भी नहीं है। पर मेरा सभी का एडवाइस है, सभी को एडवाइस है, मैं सब कुछ पढ़ा दूं फिर भी व्यर्थ है अगर आप वो टेस्ट। आप ही सोच लो, आपके मम्मी पापा से इस बात को डिस्कस करना, मम्मी पापा टेस्ट देना जरूरी है क्या। आपका ये सिलेबस अगर आपके दिमाग की बुद्धिमत्ता को नहीं जानता, पर आपके घर वालों से पूछना, वो बोलेंगे बेटा आपको सीपीटी में क्यों स्कोर आया था इतना मालूम है। हर हफ्ते में टेस्ट लेते थे वो, याद है कि सीपीटी को याद करो, हौले जैसा टेस्ट लेते हैं सीपीटी में, रोज रोज। अरे क्या है, क्यों आपको ऐसा लगता है बस भाई कितने टेस्ट है, वो जरूरी है। उस बहाने से एक एक चैप्टर के ऊपर टेस्ट दिए हमने, बराबर है। आईपीसीसी में थोड़ी कम हो गई, फाइनल में तो कोई लेता ही नहीं, इसलिए लोग फाइनल में ज्यादा फेल हो जाते। समझ आ रहा है। तो आपको टेस्ट का वो मैं क्या बोल रहा हूं, अगले 30 दिन कोई भी एब्सेंट नहीं होना चाहिए, ना कि टेस्ट में कोई भी कुछ नहीं करेगा। जो हो रहा है क्लास के फ्लो में, आप कुछ भी चैलेंज नहीं करोगे, सर आप ऐसा क्यों बढ़ा रहे हो, इतना रिवाइज क्यों करा रहे हो, ये टेस्ट क्यों ले रहे हो, आप उससे कोई मतलब नहीं। जो मैं करा रहा हूं वो प्रॉपर एक मॉड्यूल है, एक मेथोडोलॉजी है, हम वैसा ही पढ़ेंगे। तो आपकी क्लास में 3 चीज होगी, एक कॉन्सेप्ट, दूसरी याद, और तीसरी हाउ टू राइट। ये तीनों चीजों का संगम अगर हो गया ना, तो यहां पे बैठा हर बच्चा एग्जामिशन लाएगा। अब बताओ एग्जामिशन किसको किसको नहीं आएगा, जो क्लास में बैठा है पर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, वो है। मैं पढ़ाऊंगा सब समझेगा, आपका ध्यान नहीं है, तो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, दूसरा याद आना चाहिए, और तीसरा पेपर राइटिंग। कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में मान लीजिए तीनों में से एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं, कौन सा एक भी चीज कवर नहीं, एक कॉन्सेप्ट नहीं है, या फिर कॉन्सेप्ट है, जनरली थ्योरी सब्जेक्ट में दूसरा पॉइंट सबके इसमें लैक करता है। लॉ में व्हेन यू रीड यू अंडरस्टैंड, बट आपको रिकॉल नहीं होता, तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ो, रिवाइज करो, और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें हर इंसान अगर हर थ्योरी पेपर में लाएगा, भारत का हर बच्चा एग्जामिशन लाएगा, यकीन माने। आज तक कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में मुझे एग्जामिशन से कम मार्क्स नहीं आए। मैं बहुत होशियार नहीं हूं, मैं बहुत टैलेंटेड नहीं हूं, पर फिर भी मुझे आते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ माई मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडिंग। बिकॉज मैंने पढ़ाई को सिर्फ मैं पढ़ता नहीं हूं, मैंने उसके ऊपर पीएचडी कर ली, मुझे मालूम है याद कैसे होता है और लिखना कैसे। ये 3 चीजें याद रख लो, एक कॉन्सेप्ट, बगैर कॉन्सेप्ट के नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, समझना चाहिए कॉन्सेप्ट। दूसरा बार बार रिवाइज, इतने बार रिवाइज, मतलब कभी नींद में से बोल के, तो यू शुड बी। अक्सर होता क्या, हम लोग आगे आगे पढ़ते हैं, डीटी आईडीटी में तो वही तो आगे तक आता, वो बीच में सर ने बोलता उस जगह पे हमने पढ़ा था क्या, 70वां लेक्चर चल रहा, बोलते वो नहीं क्या पहले दिन हमने पढ़ा। अरे काय का पहला दिन, रिवाइज कर तो समझता काय का पहले दिन क्या पढ़ा था। वैसे रिवाइज करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट की खुद की, पर आज के स्टूडेंट नहीं कर पाता है क्योंकि वो इतना व्यस्त है। व्यस्त इन द सेंस ये है कि उसको क्लासेस भी करना है, उसको आर्टिकलशिप भी करना है, वक्त इतना कमी है। और जहां तक कि जिस सिटी में हम लोग रह रहे हैं, अगर हम लोग थोड़ा विलेजेस में रहते हैं या फिर थोड़ा से छोटे 3 टायर टाइप की सिटी में, तो वहां पे इतना काम नहीं होता जितना हम लोग करते हैं यहाँ पे। सो यू डू नॉट गेट मच टाइम टू रिवाइज। आपको लगता है आप रिवाइज करने को टाइम दे पाते हो, आपकी लगी पड़ी होती है हर रोज। आपको सवेरे और शाम में क्लास बोल देना, आप उसमें ही सवेरे 7 बजे वाली क्लास और शाम को 6 बजे वाली क्लास, आपका दिन तो खत्म हो गया ना उसमें। क्या रिवाइज करेगा बच्चा। प्रैक्टिकली ये सोचो, बच्चों को बोले रिवाइज करके आना, अरे क्या उसको ये तो कुछ टाइम कब मिलता है, खाना कैसे खाता है उसको मालूम है, क्या रिवाइज करेगा। इसलिए आपका रिवीजन वाला काम एक भी दिन क्लास मिस करने का नहीं। आपकी क्लास के लिए एक नया सिस्टम मैं लॉन्च कर रहा हूं जो पहली बार इतिहास में हो रहा है। अब क्या है, मेरे किताबें मैंने आपको बता दी, क्वेश्चन बैंक है, और एक बुक है लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट बुक।
मेरा इस क्लास में आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू बुक कॉल्ड कॉन्सेप्ट बुक। उसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये टीपीएस है, ओके, ये टीपीएस है, ये एमआईएस है, ये तो सारे क्वेश्चन वाइज है। अब मैं क्या करूंगा, एक टीपीएस बोल के कॉन्सेप्ट होगा जिसके सारे टेक्निकल वर्ड्स के साथ में टीपीएस के सारे सारा टीपीएस क्या है वो लिख दूंगा, पर उसके अंदर टीपीएस के क्वेश्चंस नहीं होंगे। बाजू में एमआईएस होगा, एमआईएस क्या कॉन्सेप्ट है वो होगा, ओनली कॉन्सेप्ट बुक, पर कौन से फॉर्मेट में, कैसा, उनकी लैंग्वेज में जैसा वो एग्जामिनेशन में। क्योंकि कोई भी टीपीएस का कोई भी क्वेश्चन आया तो उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, एमआईएस का कोई भी क्वेश्चन है उसमें क्या लिखना पड़ेगा, डीएसएस के पूरे क्वेश्चन तो बुक में दिए हुए हैं। फिर मेरे कॉन्सेप्ट बुक का क्या है, वो कॉन्सेप्ट बुक छोटी सी है पर उसमें क्या होगा, ओनली कॉन्सेप्ट्स, ताकि पूरे सिलेबस की जितने भी 300-400 कॉन्सेप्ट है, अरे ये तो एक चैप्टर के 3 कॉन्सेप्ट एक ही पेज पे है, अरे बोलो ना, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट आपको एक इतनी सी बुक में आ जाएंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपने क्या, अरे अंदर अंदर क्वेश्चंस बहुत है। अभी क्या कहते हैं, ईआईएस है, ईआईएस के ऊपर 4 क्वेश्चन पूछ लिए, ये एक्सपर्ट से उसके ऊपर कितने क्वेश्चन है, 4। तो मैं उस बुक में क्या रख रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट, ताकि आपको अगर रिवाइज करना है उनकी भाषा में तो आपको कैसा करना है, उस बुक से आपको सारे कॉन्सेप्ट वो भी कैसा होगा, इंटीग्रेटेड एक फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो इट विल बी अगेन। तो मैं इस टाइम पे यही सोच रहा था कि मैं क्या क्या नया कर सकता हूं, तो इस टाइम पे क्या नया कर रहा हूं, क्वेश्चन बैंक, इस टाइम पे क्या कर रहा हूं, चार्ट बुक, इस टाइम पे क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बुक। ये मेरा खुद का नहीं है, दिमाग थिंकिंग, मैं बोल रहा हूं ना 8 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूं, तो मेरे को अब वो सोचने लगा कि क्या क्या बच्चों को फायदा होता होगा। एक और चीज कर रहा हूं जो मुझे अक्सर देखी गई, मेरे 7 घंटे के रिविजन लेक्चर्स होते हैं, पूरे भारत में बड़े पॉपुलर हैं, हर बच्चा देखना चाहता है क्लास होने के बाद में। आप मुझे बताओ, आप मुझसे पढ़ रहे हो और मैं आपका 6 घंटे का 7 घंटे का रिवीजन क्लास होने के 2 महीने बाद अगर दे दूं तो आपको और अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरी आप अगर खुद करोगे तो आपको कई घंटे लग जाएंगे। अरे आप हो ना, आप जब मेरे साथ में बैठोगे तो आपको लगता नहीं कि हम लोग बराबर से पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो मैंने क्या सोचा है कि 6 घंटे के वो रिवीजन जो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग होगा मेरा क्लास होने के बाद में, वो आपके घर पे आप इंटरनेट द्वारा देख सकते हो। समझ गए? मैं उसको एक पोर्टल पे अपलोड कर रहा हूं, आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, आपको उसके 2 व्यू मिलेंगे, 2 व्यू काफी हो गया, 2 बार आप क्या करोगे, क्लास होने के बाद में उसको देख लोगे। और तीसरा व्यू तो आपको वैसे भी वो एग्जामिनेशन के पहले दिन तो वैसे भी होता है, वो तो यहां तक पूना वाले लोग लाइव देखते हैं, बाकी पूरे भारत में लोग हर सेंटर में वर्चुअल में देखते हैं। वापस से बोलता हूं, जैसा आईटी के पेपर के पहले हमने रिवीजन लिया था, याद है क्या? आप जब छोटे बच्चे थे आईटी में का पेपर हुआ था, शाम को 5:45 बजे हम लोग यहां पे मिले थे, याद है? एग्जामिनेशन का टाइम क्या था, 2 से। आपको क्या करना होता है, जितने भी मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट होते हैं उनको एक फैसिलिटी होती है कि वो 5:45 बजे आके, अब क्या होता है एग्जामिनेशन के पहले दिन अगर मैं जो रिकॉर्डिंग करूंगा, जो मैं बोल रहा हूं, आप घर पे जाके वैसे बहुत कुछ पढ़ नहीं पाते बिकॉज आप थके होते हैं और आपको पहले पेपर का बहुत टेंशन होता है। तो आपका इसका में पहले पेपर कौन सा होता है, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग खत्म कितने बजे होगा, 5 बजे। आप यहां पे कितने बजे आओगे, और वर्चुअल वाले आप अपने अपने सेंटर पे जाओगे, वहां पे रिकॉर्डिंग भेज दिया जाएगा। हाँ, आप क्या करोगे, यहां पे 5:45 बजे आओगे और फिर क्या करोगे, 5:45 से लेकर 6 घंटे, मतलब कि लगभग 11:30-12 तक आपका पूरा इसका मैं रिवाइज करा दूंगा, जो ऐसे भी आपका टाइम यूजलेस होने वाला था। तो फिर इससे क्या होगा, आपको पूरा सब्जेक्ट का ग्रिप 6 घंटे में मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट डे से आपको मैं ये भी बता दूंगा कौन से घंटे में कितने कितने टाइम में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको एक पूरा वो नहीं क्या, यहाँ पे 6 घंटे में आपका पूरा कॉन्फिडेंस। देखो भाई, घर पे जाने के बाद में हम लोग पढ़ नहीं पाते, वो 4-5 घंटे वैसे ही वेस्ट होते। तो आप उधर से आके घर पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा यहाँ पे आके बैठो, पूरा सिलेबस वैसे भी रिवाइज होने वाला है, और उस टाइम का जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होते हैं वो भी मैं उसमें बोल दूंगा। ठीक है ना? तो वो सब हो जाएगा। तो ये तो आपको फ्री में मिलता ही है, पर 2 व्यूज मैं आपको और दे रहा हूं। कौन से? जो आप आपके पोर्टल पे देख सकते हो। कब? आपको जब भी लगाना इसका रिवाइज करना है वो लगा दो, और मेरे साथ में वीडियो चलता रहेगा, आप उसका रिवाइज करते रहना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? है एक चीज और एक चीज आपको फ्री में मिलेगी, उसमें आपको व्यू मिलेगा अमेंडमेंट का। हर सिलेबस में जब भी अमेंडमेंट होंगे तो आपको मेरे यहां पे भटकते आने की जरूरत, आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्टल पे जाने को आपको अमेंडमेंट का आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, आप अमेंडमेंट का वहां से देख सकते हो। वर्चुअल वालों आपको भी, जितने भी मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उन सबको मिलेगा 2 व्यू रिवीजन के, एक व्यू मोटिवेशनल लेक्चर का, ताकि आपको बूस्ट करे जब भी आपको लगता है मैं मोटिवेशनल लेक्चर देता हूं, आपने सभी कई लोगों ने देखा होगा और आप लोग भी देखोगे।
वो क्या अगर जब भी आपको लगेगा मेरा एनर्जी डाउन हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है और सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मैं रोज पढ़ने की कोशिश करता हूं पर पढ़ाई होती नहीं, मैं रोज सोचता बहुत कुछ हूं, मुझे मालूम मेरी लगी पड़ी है पर मैं पढ़ाई के लिए मुझे किक नहीं मिल रही, तो जिस दिन ऐसा लगा किक नहीं मिल रही वो जरूर देख लेना। इस बैच के साथ में एक मोटिवेशनल लेक्चर होता है और साथ में एक होता है, मतलब आप कभी भी देख सकते हो उसको। तो ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी ताकि आपको रिवीजन बार बार करते हैं, ठीक है ना, वो एक चीज थी। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ाने का इस तरह से, तो अभी काफी चीजें मैंने आपको समझा दी। और इस बैच के अंदर हम लोग जो है 15 से जो 17 लेक्चर कम कर रहे हैं, जो पहले 45 डेज हुआ करते थे वो 25 से 30 दिन के हो रहे हैं, ताकि आप लोग को ये सिलेबस का जितना भी टाइम मिलेगा बचा हुआ, यू कैन फोकस मोर ऑन किसके ऊपर, अदर सब्जेक्ट्स। और आपको रेगुलरली यहाँ पे कंपल्सरीली आना ही होगा, ठीक है ना। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। अब कुछ नहीं, अब जितना ज्ञान देना था मुझे, और फर्स्ट डे पे ज्ञान देना किसी भी टीचर को जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता ये आदमी कौन है, पढ़ाएंगा कैसे, सब्जेक्ट क्या है। सो आफ्टर दिस टाइम, आफ्टर दिस ब्रेक, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट नेक्स्ट, मतलब न्यू चैप्टर, जिसमें हम लोग से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। ओके, आई विल सी यू आफ्टर ब्रेक गाइस, थैंक यू वेरी मच।